वीडियो में आप आज एक्सपोर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंसी कैसे कंसीडर की जाती है, जीएसटी वगैरह को हम लोग कैसे जो है उसको डील करते हैं और कस्टम से रिलेटेड चीज़ें, जीएसटी रिटर्न कैसे आती है आईजीएसटी इनवॉइसिंग के ज़रिए से एक्सपोर्ट में, और इसके अलावा एक्सपोर्ट बिजनेस आप कैसे सीख सकते हैं रियल एग्जांपल्स के साथ। आज ही मास्टर क्लास है। और ड्रॉबैक हेड वगैरह कैसे होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस वगैरह का क्या मसला रहता है, ये सारी की सारी चीज़ें इस क्लास में आप सीखेंगे। आप ये क्लास जो है रिकॉर्डिंग है हमारे एक गूगल मीट की, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स हमसे सवाल कर रहे हैं और हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या क्या सीखने को कि मिला। चाइना के क्लाइंट को कैसे प्राइसिंग दे, एक तो ये फ्लक्चुएशन होता है डॉलर टू चाइनीज करेंसी में और चाइना टू डॉलर करेंसी में। तो किसी ने इस रेट का जो शिपिंग के लिए कन्वर्शन रेट रहता है वो वाला सजेस्ट किया था। तो क्या गलती हुई? राणा जी, आप अपना कैम ऑन कीजिए। क्या क्या गलती थी उसमें जो जवाब दिया था? शिपिंग बिल का जो एक्सचेंज रेट होता है सर, वो प्राइसिंग से अलग होगा ना। वो तो शिपिंग बिल जब जनरेट होगा उस टाइम का जो रेट होगा उस वो वाला कंसीडर करेंगे। आप लोगों को ध्यान है उन्होंने कहाँ पे पुट की वो बात? किस किस को ध्यान है कि वो बात कहाँ से पुट की है उन्होंने? कहाँ से मतलब समझ नहीं आता। उन्होंने किस किस को ध्यान है कि वो बात उन्होंने कहाँ से उठा करके यहाँ पे रखी थी? हाँ बताइए राजेंद्र जी, कहाँ से? सर उस दिन आप कल की बात है, तब आप बता रहे थे कि आईसी गेट के थ्रू हम ये कर सकते हैं, वहां से उठा के उन्होंने वहां रख दी उस बात को। हाँ एग्जैक्टली। वो किस रिगार्डिंग थी वो बात? सर वो शिपिंग बिल को लेके थी सर, आईसी गेट और करेंसी फ्लक्चुएशन को लेके। नौशीन, आपका माइक ठीक हुआ नहीं हुआ जी? किसके रिगार्डिंग थी? किसके रिगार्डिंग? आप लोगों ने कन्वर्जन, राणा आपने और नौशीन, आप लोगों ने ग्रुप में वो कन्वर्सेशन देखा अभी थोड़ी देर पहले? अभी सब लोग माइक ऑन कर सकते हो, बस जिसका शोर नहीं मच रहा हो वो अभी सब लोग का ठीक है तो ऑन कर सकते हैं। सिंह आप भी ऑन कर लो जी। तो आप लोगों ने कन्वर्सेशन देखा है वो? जी राणा जी, आप हाँ आप बताइए राणा जी, वो क्या क्या सवाल था उनका? डॉलर का रेट पूछना है, कोटेशन के टाइम आप बोले तो कोटेशन के टाइम नहीं, अब हमको शिपिंग के टाइम है ना। फिर से पढ़ो आप लोग दोबारा, किसी को भी ये नहीं पता है कि बात क्या हो रही है, क्या चल रहा है वहां पे, ये नहीं पता चल रहा है। ऐसे ही हुआ था ना। दोबारा पढ़िए आप। अनिर्बान आप बताइए, फिर से बताइए क्या हुआ था एक्चुअली। सर टेलीग्राम का कन्वर्सेशन के बारे में। हाँ टेलीग्राम कन्वर्सेशन के बारे में। एक जन ने ये पूछा था कि प्राइसिंग कैसे देते हैं चाइनीज क्लाइंट को कंसीडरिंग द कन्वर्शन रेट, क्योंकि यूएसडी में दे रहे हैं चाइनीज करेंसी में उसका अलग फ्लक्चुएशन चलता है, इंडियन करेंसी में अलग फ्लक्चुएशन चलता है, उसको कंसीडर करके प्राइसिंग कैसे दें। तबकि जिन्होंने आंसर किया था उन्होंने शिपिंग बिल के जो कन्वर्शन, जो शिपिंग डेट के कन्वर्सेशन जहाँ से मिलता है वो वाला रिस्पॉन्स किया। एक्चुअली जो प्राइसिंग कैलकुलेट होता है वो कोटेशन के टाइम पे होता है, तो वो वाला तो अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ बताइए राणा जी, आप बताइए आपको क्या समझ में आया? वो आंसर नहीं, सवाल क्या था और आंसर क्या था? सवाल ही मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पूछना चाह रही है। वो आपको ये नहीं समझ में आया कि वो पर्सन क्या पूछना चाह रही है? हाँ कुछ अलग ही कुछ था, मतलब इररिलेवेंट था वो आईसीएफ से रिलेटेड। इररिलेवेंट था वो? हाँ। अच्छा नौशीन आप बताइए आपको क्या समझ में आया? बताइए नौशीन जी, अनम्यूट कीजिए ना इसको। इन्होंने कैमरा ही ऑफ कर दिया। ये नौशीन जी जो हमारी टेक्निकल है ज्यादा। अभी बताइए, चलिए इंजीनियर है ये। जी मैम। कोटेशन के टाइम आई डेट हमें डॉलर का रेट निकालना है। अरे भाई वो जो क्वेश्चन करने वाला था उसने तो आइस गेट का नाम ही नहीं लिया। आप लोगों को आइस गेट कहां से आ रहा है? टेलीग्राम पे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आप लोग उसको भी नहीं पढ़ सकते? सच में मैं क्या ही बोलूं। चलो मैं पढ़ के बताता हूं। सर मुझे चाइना के बायर को यूएसडी में रेट देना है। इसमें कोई फ्रेंच में थोड़ी लिखा हुआ है कि आप लोगों को फ्रेंच नहीं समझ में आ रही है। सर मुझे चाइना के बायर को यूएसडी में रेट देना है, एक लाइन, ठीक है? तो मैं कैसे दूं? सिंपल है जी सर। क्योंकि यूएसडी एक्सचेंज रेट तो बढ़ता रहता है। किसी ने क्या बोला जी? क्योंकि यूएसडी एक्सचेंज रेट तो बढ़ता रहता है, ऊपर से दोनों कंट्रीज के एक्सचेंज रेट भी अलग हैं, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है ना, इसी के अंदर समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ये जो स्टेटमेंट है कि एक तो उनका सवाल क्या है कि मुझे चाइना के बायर को यूएसडी में रेट देना है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं कैसे दूं? बिल्कुल सही सवाल है, कैसे दूं? तो क्या जवाब देंगे इसको? टेस्टिंग क्या जवाब देंगे कि लिख के दे दो? नहीं सर। क्या कहेंगे?
इसमें सर उन्होंने पूछा कि मुझे चाइना के बाहर को यूएसडी में रेट देना है, हम्म। तो अपना जो भी सर आईएनआर में बनेगा उसको कन्वर्ट करेंगे आईसी गेट पे जो भी रेट चल रहा है। बिल्कुल गलत। चलो आगे बढ़ते हैं। करेंसी पहले डिसाइड करेंगे। सॉरी, मैंने कहा था बिजनेस करेंसी पहले डिसाइड करेंगे, तो कौन सा करेंसी में मतलब वो लिखा तो है ना यूएसडी में देना है। तो चार्ट लिखा है करेंसी, इसको से मैं कौन सा डिसाइड हाँ, तो वो क्या क्या पूछना चाह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा किसी को। अनिर्बान आप बताओ क्या पूछना चाह रहा है वो। एक ही सर चाइनीज क्लाइंट को यूएसडी में कैसे कोटेशन दे, क्योंकि कोटेशन अलग अलग, कन्वर्शन रेट अलग होता है चाइनीज डॉलर टू। नहीं पहुंच रहे, वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। चलिए, अब ये जो चीज है ना, ये देखिए क्वेश्चन आता है और हमें लेवल समझ में आता है। फिर अभी सब लोग समझ लेना इस बात को। ये बड़ा एक अच्छा है कि इंसिडेंट हुआ है और आप लोगों को मैं इस बार डिटेल में बात करूंगा। टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सब लोगों को फेस करना है आगे जाकर के। कितनी चीजें इसके अंदर होती है मैं इसके ऊपर बात करूंगा अभी पहले, है ना। उसके बाद हम लोग सोर्सिंग पे जाएंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि क्योंकि यूएसडी एक्सचेंज रेट तो बढ़ता रहता है, ऊपर से दोनों कंट्रीज के एक्सचेंज रेट भी अलग अलग है। उसके कहने का मतलब है कि वो चाइनीज करेंसी को भी की बात भी कर रहा है ना। यूएसडी की बात भी कर रहा है और चाइनीज करेंसी की बात भी कर रहा है। जी सर। हाँ बोलिए राणा जी। सर वही तो मैं कह रही हूँ, तो बिजनेस करेंसी कौन सी डिसाइड करना वही पूछ रहे हैं। मैं चाइनीज करेंसी में सर मैं बताती हूँ आपको। वो ऐसा पूछ रहे हैं कि यूएसडी जो है चाइना का जो डॉलर रेट है वो अलग और इंडिया का डॉलर रेट अलग है। यूएसडी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। वो चाइना का डॉलर कहां से हो जाएगा? नहीं सर, चाइना के उसमें जैसे यहाँ पे 89 रुपीज का $1। ओके, तो चाइना में कुछ और रेट होगा ना सर। अनिर्बान अपना कैम ऑन रखिए आप जी। जी सर आज डॉलर का रेट सर 90.12 है सर आज का। कहां से देख लिया आपने? सर यूट्यूब पे देख रहा था मैं, उसमें आया हुआ आज रेट बढ़ गया है। आज रेट बढ़ा है सर कुछ। चलिए वो मुद्दा नहीं है, अभी आते हैं। ठीक है, अब हम अच्छा ये जो चलो ये सवाल था, सवाल को भी मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। और देखो ये पता क्या है, ये क्या हो रहा है आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा मालूम है आप लोगों को? ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप एक्सपोर्ट की टर्मिनोलॉजी से वाकिफ नहीं है। समझ आ रही है बात? और ये जो चीज है ना, ये आईना दिखाने के लिए बहुत बड़ी है। जब मैं ये कहता हूं ना बहुत सीरियस हो जाओ, बहुत पढ़ने की जरूरत है, डिग डीप करो, उसके अंदर लगे रहो, तो मैं यही कहता हूं क्योंकि हर चीज शायद मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के ज्यादा सवाल होंगे। तो मेरे पास कोई एकेडमिकली लिखा हुआ कोर्स तो है नहीं कि मैं आप लोगों को वो पढ़ा दूंगा। बिजनेस जो है ना, 20 साल का मेरा जो तजुर्बा है वो 20 दिन 20 महीने में नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, और बिजनेस इतना ही बड़ा है, हर टॉपिक पे जब आप कोई ब्रिंग करोगे ना टॉपिक, मैं उसमें पूरा दिन भी बोलूंगा ना तो वो पूरा नहीं होगा। इतनी चीजें हैं करने के लिए, आप समझिए बात को। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि ये पर्सन ने एक उसके सामने कहां से आते हैं सवाल आते हैं, या तो आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ आपको समझ में आए, या फिर आप कुछ कर रहे हो और वहां अटको। ठीक है, तो लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट पे अटकेंगे तो रिजल्ट खराब होगा। समझ आ रही है भाई? ऐसा तो नहीं होगा ना कि चलिए भाई एक कोई कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट ये तो नहीं करती ना कि चलो आप फ्यूचर इंजीनियर हो, आओ जहाज बनाना शुरू करोगे। जब आप जहाज बनाना शुरू करोगे वहां अटकेंगे तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे। पहले किसी ना किसी लेवल की ट्रेनिंग होती है, पढ़ाया जाता है, और उसके बाद फिर अपनी तरह के सवाल, अपनी तरह की प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं। और फिर भी लेकिन एक लेवल की मैच्योरिटी आ चुकी होती है, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी लेवल पे तैयार होते हैं उस जॉब को हाथ में लेने के लिए। और उसके बाद ऐसा नहीं होता कि वो परफेक्ट होते हैं। जब आदमी फील्ड में उतरता है तो वो बहुत कुछ सीखता है फिर भी, है ना। लेकिन एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक लेवल की जो नॉलेज है, बेसिक लेवल की जो कैलकुलेशन है, जो भी वहां रिक्वायरमेंट है, बेसिक लेवल की जो टर्मिनोलॉजी है, उससे इतना ज्यादा वाकिफ होना जरूरी है कि आपको जो है वो जब आपके सामने बात हो, जैसे कि ये हुई है, और यही इसी लैंग्वेज में, ये तो एक सिंगल पर्सन है, बेचारे नए हैं, बायर तो बिल्कुल एक्सपोर्ट टर्मिनोलॉजी में बात करेगा ना। तो अब क्या करेंगे? सर कहां है ये ढूंढेंगे आप मुझे मतलब एक चीज को समझिए बात को। क्या ये होगा? क्या क्यों अनिर्बान ये होगा? मान लीजिए आपने मुझसे कहते हैं लोग सर कैसे करें एक्सपोर्ट, मैं कहता हूं आपसे जाओ फेयर करो। ठीक है, आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग कर ली, ये सब मैंने बता दिया कैसे करना हो जाएगा। उसके बाद आप जो है फेयर में चले गए, आपने स्टॉल लगा लिया अपना। ठीक है, लगा लिया, फेयर में चले गए। फेयर में जाने के बाद आपने वहां पे बायर आया, अब बायर कह रहा है आपसे, कोई बात कह रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रही, तो क्या आपके दिल को खुश करने के लिए आपने ये सब कर लिया है? क्या उससे बिजनेस हो जाएगा? क्या अभी मैं रिसेंट का बताता हूं। लास्ट ईयर एक लेडी थी, उनके जो हस्बैंड थे वो उसमें थे, क्या नाम है, आर्मी में थे। अंबाला से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं ऑलरेडी इस लाइन में, हैंडीक्राफ्ट लाइन में काम कर रही हूं और आई वांट टू डू द एक्सपोर्ट, और आप मुझे हेल्प कीजिए, थोड़ा मुझे समझना है चीजों को। तो उन्होंने असल में सोर्सिंग के लिए किया था, उनकी कोई शॉप वगैरह भी थी कहीं पे, कहने लगे हमें आप अपने कुछ दे दो। हम तो करते नहीं है। फिर बातचीत वो कहने लगे, मुझे थोड़ा सा उन्होंने समझने की कोशिश की, मैंने उनको समझा दिया। अभी जो दिल्ली में फेयर कलेक्शन भी जो उन्होंने बनाई थी ना, वो कलेक्शन भी मतलब बहुत अच्छी सा मतलब है, उनके हिसाब से बहुत अच्छी थी, महंगी है वो सब, ट्रेंड का तो कुछ पता नहीं था। तो उनका जो पैसा लगा, डिजाइनर ने भी पैसा ले लिया, पीस भी बन गए, ठीक है, और उनके हिसाब से वो कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन 10 रुपए का भी बिजनेस नहीं हुआ। 8-10 लाख रुपए उनके वो खराब हुए।
और बाद में भी उनका फोन आया कि सर हमें जो है ब्लॉक में उन्होंने कुछ चीजें की थी और हम लोग ऑलरेडी ब्लॉक कर रहे थे, हम सप्लायर ढूंढ रहे थे ब्लॉक के लिए, ठीक है। लेकिन वो पर्सन को मैं चाहता था काम दे दूं, लेकिन मैं काम नहीं दे सकता था क्योंकि उसने उनसे जब मेरी बात हुई लिनन फैब्रिक के बारे में और चीजों के बारे में, तो उनकी सोर्सिंग ही इतनी महंगी थी कि वो हमें कैटर नहीं कर सकते। अब आप बताइए, मैं आपको फेवर भी करना चाहूं तो मैं आपसे महंगा खरीदूंगा क्या? नहीं सर। तो जब अब ये देखिए कितने सारे फैक्टर हुए, सोर्सिंग ठीक नहीं है तो रेट ठीक नहीं बैठा, है ना, ट्रेंड का पता नहीं है तो डिजाइन अपने हिसाब से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मार्केट तो उसको डिनाई कर रहा है ना। जब आप बाजार में जाओगे और फेयर में जाओगे तो वहां आपको जाके पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, आपने जो वो सब कोटेशन वो सॉरी जो वो छपवाई है, क्या बोलते हैं उसको, कैटलॉग वगैरह छपवाई है, उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। आप जो है फेयर में जा रहे हो, आपने सारे एफर्ट लगा लिए, पैसा लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उससे बिजनेस होगा क्या? बिजनेस नहीं हुआ। पता है क्या हुआ, लोग आए, अच्छा मैम आपकी कलेक्शन बहुत अच्छी लग रही है, फोटो लिया, ये लिया, वो लिया और घर। अब इसमें एक चीज और बताता हूं आपको कि जो लोग इंटरेस्टेड भी थे ना, जो लोग इंटरेस्टेड भी थे, उनके बात करने से ये पता चल रहा था कि ये न्यू कमर है। तो कौन रिस्क लेना, कोई रिस्क लेना चाहता है अपने कि उसका सप्लायर जो है ऐसा हो जो अपने पैरों ना चलता, उसके साथ आप बिजनेस करना चाहोगे? आप लोग कौन करना चाहेगा? एक वो कमजोरी है, वो कमजोरी कैसे पता चलती है? वो कमजोरी आपको बात करने, वो आपके घर तो नहीं गए, वो तो फेयर में थे, लेकिन काम करने वाले को आपकी बात करने से ये पता चल जाता है कि आपको पता नहीं है चीज, आपको आता नहीं है कुछ। और ये चीज जो है ना, आप ये चीज आप सेल में ही नहीं, आप सोर्सिंग में भी जो है वो फेस करोगे, ठीक है। और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है उस लाइन के टर्मिनोलॉजी से को उंगलियों पे होना। एमओक्यू क्या है, यूएसडी क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, समझ रहे हैं? फैब्रिक जिन चीज में हम काम करना चाहते हैं उसके अंदर, मान लीजिए अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, रीड पिक क्या है, मेटल की अगर हम मेटल जो हैंडीक्राफ्ट में काम करते हैं तो वुड कितने तरह के एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, है ना। कोई मान लो हम हैंडीक्राफ्ट में काम करने की बात कर रहे हैं और हम जाते हैं वहां पे फेयर में, वो मतलब किसी सप्लायर से बात करते हैं और हम कहते हैं भाई वो मुझे ये मान लीजिए मेटल का कोई प्रोडक्ट सोर्सिंग करना है, और वो कहता है सर लेड फ्री है, मान लीजिए उसने कहा लेड फ्री है, और हमें ये पता ही नहीं लेड क्या होता है। वो इतनी सी बात से ये अंदाजा लगा लेगा कि ये पर्सन को कुछ नहीं पता और ये दिमागबाजी करने आया। भाई किसी काम वाले के पास फालतू टाइम नहीं है, काम वालों के पास फालतू टाइम है। तो टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी, ये बार बार आप समझ लीजिए, नहीं तो उल्टा उल्टा शुरू करते हैं लोग। कहां से शुरू करते हैं? पैसा है तो चलो पैसा खर्च कर लेंगे, उससे नहीं होगा भाई बिजनेस। और पता मेरे लिए आसान है बहुत ज्यादा, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, अभी आप सब लोग खुश होकर जाओगे यहां से, और फिर आप कहोगे यार सर तो बहुत अच्छी बात करते थे, मैं एक्सपोर्टर बना दिया। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। राणा जी आप क्यों मुंह छिपा के बैठी हुई, क्या हुआ आपको? आपने वो बंद किया हुआ है? रोटी बनाने लगती है मैम। सर मेरी बेटी कोई बर्थडे पार्टी में जा रही है, उसको रेडी कर दो बस। इनके पापा को बोला करो रेडी करने के लिए। मैं सोच रही हूँ, चलो आप बोलिए। जी तो कहाँ थे हम थे तो देखो क्या होगा ना सोर्सिंग में, और ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं। मेरा मोबाइल यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आप किसी में से आवाज आ रही है यार, किसके में से आ रही है? कुछ की। हाँ म्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो ये बात समझनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या है कि जो टर्मिनोलॉजी है ना, आपकी जो लैंग्वेज है, अगर आप में उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप देखो कॉन्फिडेंस टेक्निकलिटीज से आएगा, तो उस लाइन की टेक्निकलिटीज अगर आपको पता नहीं होगी और आप उसके बारे में जो है ना बहुत, मेरे यहाँ भी ढोल की आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं आ रही ना? ओके ठीक है। हाँ वही आइसोलेशन में तो नहीं आएगी। ओके तो कहीं हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा सफर करना, ठीक है। और हर चीज जो है ना वो आती है कॉस्ट पर। आप समझिए मेरी बात, हर चीज कॉस्ट पर आती है। कोई छोटा मोटा तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करेगा आदमी, काम करने की कोशिश करेगा और वो फेल हो जाएगा। तो दोनों चीजों से जाएगा, बिजनेस से भी जाएगा और अपने इरादे से भी जाएगा। तो भाई इस बात को समझो, जो मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें, और जो है मैं आपको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और आप सब खुश रहोगे, बढ़िया, ख्वाब भी अच्छे आएंगे। अरे सर तो बड़े प्यार से समझाते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सपोर्टर बना दिया, लेकिन उससे होगा नहीं, है ना। वो उस टनल, उस रास्ते से आपको गुजरना ही पड़ेगा जिस रास्ते की जरूरत है। पागलपन की हद तक आपको काम करना पड़ेगा। इश्तियाक भाई अपना म्यूट रखिए प्लीज। जी समझ रहे आप मेरी बात? तो अब हम ये क्वेश्चन को पहले डील करते हैं, फिर हम सोर्सिंग पे आते हैं। हम सोर्सिंग पर ही आगे थे एक्चुअली। देखो इसने क्या पूछा है, ये पर्सन ने पूछा है कि सर मुझे अपने बायर को रेट देना है। बायर है चाइना का, ठीक है। रेट मांगा है बायर ने यूएसडी में। किसमें? यूएसडी में। तो जनरली अगर यूरोप का बायर नहीं है या यूके का बायर नहीं है तो उसके अलावा सभी जगह जो है काम वो यूएसडी में होता है, ठीक है। जिन लोगों की मतलब जैसे मान लो जो ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड है तो समटाइम उसमें जीबीपी में भी होता है और समटाइम यूरो में भी होता है, लेकिन अगर वो वहां के लोग हैं तो ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको रेमिटेंस यूरो में भेज देंगे या जीबीपी में भेज देंगे, तो उनको यूएसडी नहीं खरीदना पड़ता। देखो ये चीज कैसे काम करती है कि मान लीजिए आप अगर चाइना से सोर्सिंग करेंगे, चाइना से आपको माल खरीदना है, या चलो हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो अगर हमारा बायर मान लीजिए चाइना का है, तो जब हम उसे कोटेशन देंगे तो हम यूएसडी में देंगे, ठीक है। और यूएसडी में जब हम कोटेशन देंगे तो वहां पर जो बायर है वो यूएसडी खरीदेगा चाइनीज अपनी करेंसी देकर अपने बैंक से, जिसको हम रेमिटर बैंक बोलते हैं। रेमिटर किसको बोलते हैं? पैसा भेजने वाले को, ठीक है। और पैसा भेजने को क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं नौशीन जी? ऐसा ऐसा नहीं करो, मुंह से बोलो। बताइए, माइक ऑन करके बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। जी सर। पैसा एक्सपोर्ट में पैसा भेजने को क्या बोलते हैं? चलो छोड़ो, आप बताओ राणा जी। राणा जी आप बताइए। आप बताइए, चलिए आप ही बोला करेंगे हम बिंगो। आवाज नहीं आ रही, आप लोगों का माइक म्यूट है। बताइए। नहीं पता, चलो अभी अनिर्वाण आप बताओ। सर पैसा भेजने का हाँ, आउटवर्ड रेमिटेंस या रेमिटेंस, ठीक है। पैसा भेजने को हम रेमिटेंस बोलते हैं। हम भेज रहे हैं तो आउटवर्ड है, और कहीं से आ रहा है तो इनवर्ड है, ठीक है। ठीक है तेज सिंह, तो ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जो पैसा भेजा जाता है उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं, ओके। और इसके जो है, मैंने पहले आप लोगों को क्लासेस में समझाया है, इसके पर्पस होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? आप अपने माइक ना ऑन रखो सब लोग, क्योंकि बार बार पूछना पड़ता है, अनम्यूट करना पड़ता है। नागेंद्र जी आप बैठ कर, आप लेटे हुए हैं क्या? क्या हो रहा है यहाँ? अरे यार, इतने सारे लोग बैठे हैं, रेस्पेक्ट कीजिए सबका। बैठ के बात, यार क्या हो गया? बैठा हूँ, बैठा नहीं था। हाँ जी, तो राणा जी क्या 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 होते हैं? पैसा भेजने का या मंगाने का क्या होता है इंटरनेशनल लॉ में? हाँ, पर्पस होता है, कोड बाद में आता है, पहले पर्पस होता है। पर्पस क्या, किस लिए भेजा जा रहा है, ठीक है। आप ऐसे नहीं भेज सकते किसी को भी। अगर आपने ऐसा पैसा भेजा तो गवर्नमेंट उसको कंसीडर कर सकती है कि आप फंडिंग कर रहे हो, इलीगल फंडिंग। समझ आ रही है? तो इसीलिए करेक्ट पर्पस कोड के साथ पैसा भेजा जाता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में गुड्स के अगेंस्ट में आने वाले पैसे को हम बोलते हैं रेमिटेंस अगेंस्ट गुड्स एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं? रेमिटेंस अगेंस्ट गुड्स एक्सपोर्ट। सर्विसेज है तो सर्विसेज एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अंदर भी एक चीज होती है क्या, पैसा शिपमेंट होने के बाद आ रहा है या पहले आ रहा है, ठीक है। तो जो पैसा पहले आ रहा है शिपमेंट होने के, उसको एडवांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवांस रेमिटेंस, ठीक है। और इसके पर्पस कोड अलग अलग होते हैं। इनके पर्पस कोड अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं केस देता हूं आपको। बताइए, फॉर एग्जांपल आपकी कस्टमर से बात हुई और कस्टमर को आपने जो है परफॉर्मा इनवॉइस भेजा। पीआई परफॉर्मा इनवॉइस समझते हैं ना सब लोग? आपकी बात हुई, सारी चीजें हो गई, पीआई आपने भेजा, उसने आपको पीओ भेज दिया, और पीओ आने के बाद आप पीआई भेज देते हैं उसको पीओ के अगेंस्ट में। और उसके बाद वो आपको, आपकी कंडीशन थी 30% एडवांस की, उसने 30% एडवांस आपको रेमिट कर दिया, इनवर्ड आपके बैंक में आ गया, ठीक है। अब आपका आप जो है, अब जो है माल तैयार हो गया, शिपमेंट रेडी हो गई, फिर उसने आपका बाकी पैसा भेज दिया। अब इसमें एडवांस कौन सा है? जी राणा जी, कौन सा एडवांस है इसमें? कितने परसेंट? दो पे दफा उसने पेमेंट ली, एक दफा 30%, एक दफा 70%। कौन सा वाला एडवांस है इसमें? 30 वाला सर। सारे खत्म है बिल्कुल। अरे मैंने अभी एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, बिफोर शिपमेंट वाला पेमेंट, वो एडवांस कहलाता है। अभी शिपमेंट नहीं हुई है, हाँ, तो 100 दोनों ही पेमेंट एडवांस है। समझ आ रही है बात? बचपन से बाहर आओ यार, ऐसे मत करो, सुनो ठीक से। अनिर्वाण, दोनों पेमेंट एडवांस है। तो मैंने क्या बोला था कि हाँ बताइए। वही बोला है ना? नहीं, गलती नहीं हुआ, ध्यान से नहीं सुन रहे। हाँ, और ये जो चीजें है ना, आप समझिए, यहां गलती की कोई मतलब नहीं है। यहां तो मैं कह लूंगा, मजाक कर लेंगे, डांट लेंगे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही बात है, जब आप ध्यान से बाहर के सामने और चीजें वहां होंगी ना, तो एक बात भी आप पीछे नहीं हट सकते। जी बताइए नागेंद्र जी। सर मुझे ये पूछना था, जैसे सर हमने शिपमेंट किया और बिफोर शिपमेंट 30% एडवांस आ गया और 70% बिल ऑफ लैडिंग के बाद मतलब शिपमेंट से बिफोर आता है, तो दोनों ही पेमेंट एडवांस होती है। कहां पे किसने कहा आपको कि बीएल के अगेंस्ट में आता है तो एडवांस होती है? नहीं सर, बीएल के नहीं, मैं कह रहा हूं बिफोर शिपमेंट कह रहा था सर। वो तो अभी बोला मैंने, वही तो बात हो रही है। इसमें नई बात क्या कही आपने? नहीं सर, मैं यही क्लियर कर नहीं, क्लियर नहीं, आपकी क्वेरी है या आप समझाना चाह रहे हैं? मतलब मुझे नहीं समझ में आया सर। मेरे को कंफ्यूजन था, मैं समझना चाह रहा था। हाँ यही है। अब सुनिए, ये बहुत समझने के पॉइंट है, ये सारी चीजें ना, बहुत ध्यान से सुनिए भाई प्लीज। इसको ना देखो, अपने अंदर वो सीरियसनेस का टेम्परामेंट पैदा करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, 90% वही है, 10% आप मेहनत करोगे, कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो अब क्या है, हम लोग बात कर रहे थे पर्पस कोड की। अमर कुमार अपना माइक ऑन कीजिए, वो सॉरी कैमरा ऑन कीजिए और माइक को ऑफ रखिए जी। तो हम लोग पर्पस कोड की बात कर रहे थे। पर्पस कोड से बात आई कि हमने एक केस रखा, हमारी कस्टमर से बात हुई है और कस्टमर ने हमें 30% एडवांस दिया है, और उसके बाद हमारी गुड्स प्रिपेयर हो गई हैं, और उसके बाद हमने उसको फिर से जो है इनवॉइस भेजा है। फिर से हम उसको परफॉर्मा इनवॉइस ही भेजेंगे, फाइनल इनवॉइस नहीं भेजेंगे, समझ रहे हैं। और फिर वो 70% आपको पेमेंट कर देता है। तो ये दोनों ही पेमेंट एडवांस है, ओके।
क्यों? शिपिंग बिल जनरेट होने से पहले आई हुई पेमेंट एडवांस कहलाएगी। नोट करो इसको। बीएलबीएल का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लोड होने का भी इसमें कोई लेना देना नहीं है। कौन सी पेमेंट एडवांस? बोलिए। रिपीट करना सर। शिपिंग बिल जनरेट होने की डेट से पहले आई हुई पेमेंट एडवांस है। ओके, ये अभी ये सरसरी तौर पे बातें हो रही हैं, आप लोगों को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि क्या क्या होता है। ये सारी चीजें बहुत बड़े टॉपिक है, इनको सबको दिखाया जाएगा आपको। देखो कैसे रेमिटेंस आता है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, सारी चीजें अभी तो आप समझ लो इतने दिन से इंट्रोडक्शन में चल रहे हो, और वो भी याद नहीं रहता, भूल जाते हैं सब। अभी इसमें बड़ी बारीकियां हैं, बड़े बड़े मसले हैं। जब मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा ना आपको, जो रेमिटेंस आता है उसका, उसके अंदर 50 लाइनें होती हैं, 50 लाइनें, और एवरी लाइन इज ए लीगल एक तरीके से स्टेटमेंट। उसके अंदर कोई गड़बड़, कोई सुनवाई नहीं। भाई आप लोग जो लोग भी नए जुड़े हैं ना, वो सब लोग अपना प्लीज कैमरा ऑन रखिए प्लीज। फजलुल अमीन भाई और हमारे किसका कैमरा ऑफ है? और अंबर जी अपने कैमरा ऑन रखिए प्लीज जी। समझ आई बात कि दोनों ही पेमेंट है एडवांस है ना। और एडवांस हम किसको कंसीडर करते हैं? एडवांस हम उस पेमेंट को कंसीडर करते हैं जो बिफोर शिपिंग बिल जनरेट हो के आती है। गॉट इट? है ना। अब जो भी पेमेंट बिफोर शिपमेंट आएगी, यानी शिपिंग बिल जनरेट होने से पहले आएगी, ओके, वो पेमेंट जो है एडवांस कहलाएगी, और उसका पर्पस कोड होगा P0103। नोट कीजिए, P0103। P0103 जी। P0103 सर। P0 P P0 103 ये पेमेंट P0103 एडवांस पेमेंट आएगा इसके लिए, है ना सर? जी। पर्पस कोड अगेंस्ट एडवांस पेमेंट आएगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अगेंस्ट गुड्स और चीजों के अलग हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, अभी हम यहाँ पे और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम गुड्स एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। P03 अगेंस्ट गुड्स। अगेंस्ट गुड्स। अब इसमें एक बात देखिए, फिर से एक टेक्निकल बात आ जाती है। नागेंद्र जी बोल रहे हैं अगेंस्ट गुड्स, तो गुड्स तो आपने भेजे ही नहीं है, अगेंस्ट गुड्स कैसे हुआ? तो एडवांस पेमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट का अगेंस्ट में होगा ना। जी सर। भाई अभी तो सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ है, आपकी बात ही तो हुई है। एग्जैक्टली। तो ये टर्म नहीं यूज करनी है। ये सॉरी, कुछ कह रहे थे आप लोग? गुड्स के अगेंस्ट में पेमेंट हुआ है, उनके अगेंस्ट पेमेंट है ना सर? गुड्स के अगेंस्ट में तो पेमेंट हुआ ही नहीं है ना, अभी गुड्स तो कभी गए ही नहीं। अभी गया ही नहीं है, तो ये हाँ, तो यह अगेंस्ट गुड्स कॉन्ट्रैक्ट। अगेंस्ट हाँ, मतलब ये चीज, ये बारीक चीज है, इनको समझना है। देखो इसकी मैं गूगल कर रहा हूं इसको, तो इसमें लिखा है P0103 इज एन RBI पर्पस कोड फॉर एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये है लाइन, ठीक है सर। ठीक है। एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारी पेमेंट हो जाएगी, जब हमारी जो है शिपमेंट हो जाएगी, यानी शिपिंग बिल जनरेट हो जाएगा, उसके बाद जो पेमेंट आएगी उसको क्या बोलेंगे? जी राणा जी बताइए। अरे मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या आपको? अगेंस्ट पेमेंट्स अगेंस्ट गुड्स कॉन्ट्रैक्ट पर्पस कोड क्या होगा उसका, राणा जी वो बताइए, पहले बताया है आप लोगों को। सॉरी, हाँ एग्जैक्टली, P0102 रहेगा, है ना। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना है कि गलती क्या होती है। गलती होती है कि अगर आपका पर्पस कोड चेंज हुआ, पेमेंट तो आ जाएगी, और हो सकता है कि अगर आपका बैंक बहुत ज्यादा सतर्क नहीं है तो वो उसको रियलाइज भी कर देगा। रियलाइज करना समझते हैं आप? पेमेंट रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब यूएसडी में आई पेमेंट हमें, तो पेमेंट वो हमारे जो है उसको INR में कन्वर्ट करके हमें क्रेडिट करता है ना बैंक, जी सर। तो उसको रियलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो जब वो अलग सब्जेक्ट है, उसके अंदर कैसे मार्जिन होता है, क्या चीजों का ध्यान रखना, वो बाद में पढ़ाएंगे अपन। तो बैंक ने अगर ध्यान नहीं दिया और पर्पस कोड गलत हुआ, ठीक है, और आपने पेमेंट रियलाइज करा ली, और आपने पैसे आ गए, और आप जो है काम में लग गए, अब शिपमेंट हो गई, माल चला गया, ठीक है, तो उसके बाद आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे बैंक में, तो आपका जो है EBRC जनरेट नहीं होगा। और जब EBRC जनरेट नहीं होगा तो RBI आपका गला पकड़ेगा कि भाई पैसे लाके दे, तूने एक्सपोर्ट किया है। आप कहोगे पैसे तो आए, RBI का कहां आए बताना जरा, तूने तो एक्सपोर्ट किया है गुड्स का, और ये पैसे आए तेरे घूमने फिरने के लिए, ट्रेवल पर्पस कोड में आए हुए हैं या किसी और चीज में आए हुए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात?
अगर पर्पस कोड सही नहीं है तो वो पेमेंट आई हुई नहीं है। सॉरी, क्या बोल रहे हैं, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? ठीक है, समझ रहे हो, बात समझ में आई? सर जी सर सर जी अनिर्बान, समझ आ रही है आपको ये बात? जी सर। हाँ नागेंद्र जी बोलिए। सर आपने आपने ये बोला कि मान लो ये तब जैसे मान लो पर इस्तार भाई आप म्यूट रखिए अपने माइक को, जब जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ बताइए। सर मान लीजिए बैंक ने पर्पल कोड पर ध्यान नहीं दिया और वो मिसमैच हो गया और पेमेंट आ गई और हमने उसको निकाल लिया और हमने अपने काम में लग गई, तो उस पेमेंट को इलीगल माना जाएगा। अभी ना आप वीडियोस देखो, ठीक है? अभी आप पहले वीडियोस देखते रहो और जो मैंने बोला ना आपको पहले फॉलो करने के लिए, उन चीजों को फॉलो करो, ठीक है? क्योंकि ये ना थोड़ी सी एडवांस बातें हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं इन लोगों से क्योंकि इन लोगों से ऑलरेडी इस बारे में बात हुई है ना, पर्पस कोड पे, इस चीज पर, और मैं ये चीज समझाऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगी। फिर अभी आप सुनते रहो, अभी मैं इस बात को समझाऊंगा क्या माना जाएगा, ठीक है? तो अब एक बात समझिए आप लोग कि अगर हमने जो हमारी पेमेंट है वो आई है, हमारे बायर ने ही भेजी है, ठीक है, और वो उसके अंदर उसने कोई पर्पस कोड अलग डाल दिया, जैसे ट्रेवल का डाल दिया फॉर एग्जांपल, जो हमारे साथ हुआ है मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है? बायर ने पेमेंट को ट्रेवलिंग में भेज दिया। एक दुबई की हमारी बायर थी, उसने क्या किया, अब वो मान लो इंडियन थी, वो मान लो, ऐसा मान लो, मुझे पता भी नहीं वो इंडियन थी पाकिस्तानी थी कौन था, लेकिन वो ट्रेवलिंग करती होगी, तो वो लोग जो है वहां पे एडवांस से थोड़ा ऐप वगैरह से उसने रेमिटेंस डाला, तो जो भी पर्पस कोड या तो ऊपर आया या जिसमें वो भेजती रही है उसने उसमें पेमेंट भेज दी। गॉट इट? ठीक है, बैंक हमारा सतर्क है, बैंक गलती नहीं करता है, ओके? वो आपको रेमिटेंस देगा ही नहीं, क्योंकि पता क्या होता है, आपकी प्रोफाइल होती है बैंक में एक, कि भाई आप फलानी कंपनी हो, ये कंपनी हो एबीसी, और आपका काम इस चीज का है, यानी सर्विस एक्सपोर्ट करते हो या आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो या हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो वहां पे जो ओएसडी बैठा है, जो ऑपरेशन वाला जो आपका बंदा बैठा है, फॉरेक्स देखने वाला, वो अपने क्लाइंट की प्रोफाइल जानता है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, अगर आपके बैंक में, ये बैंकों के लिए भी बहुत बड़ा लीगल मसला है, तो जब आपके यहां पर पेमेंट आएगी तो वो आपके पर्पस कोड वगैरह सारी चीजों की एक वो आती है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस का सर्टिफिकेट आता है, एफआईआरसी बोलते हैं हम उसको। जब भी आपको पेमेंट आएगी तो आपको मेल पर बैंक भेजेगा, अगर नहीं आता है तो आप उससे मंगा सकते हैं, उसको हम लिख लो, एफआईआरसी बोलते हैं, एफआईआरसी, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। उस एफआईआर, राणा जी आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्या? अच्छा नहीं लगता है बार बार टोकना, आप लिखिए, बाद में फिर ये चीज आपको दुख देंगी बहुत। तो एफआईआरसी जो है वो आपको बैंक से या तो ऑटोमेटिक आती है, अगर आपने ऑप्ट इन किया हुआ है बैंक के साथ कि हमें जो है हमारा कम्युनिकेशन आप मेल पर करें ऑटोमेटिक, ओके? नोटिफिकेशन आता है आपका कि इतने इतने पेमेंट आपको रिसीव हुआ है, उसके अंदर एफआईआरसी के अंदर पूरी डिटेल होती है, किसने भेजा है ना, और जो बैंक चार्जेस हैं भेजने के वो शेयरिंग पे हैं या आप पे करेंगे या बायर पे करेगा, उसके अंदर सारी डिटेल होती है, ठीक है? इनवॉइस नंबर होता है आपका, जो आपने पीआई भेजा है, किस चीज के अगेंस्ट में भेजी है ये पेमेंट, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला है जो बायर है आपका, उसका डिटेल, उसका एड्रेस, सारी चीजें उसके अंदर होती है, किस बैंक से आया है ना, आपके किस बैंक को भेजा है उसने, आपके बैंक का स्विफ्ट कोड वगैरह सारी चीजें होती है उसके अंदर, ओके? तो अगर उसके अंदर आप चेक कर सकते हो, प्रियांशु म्यूट करो, अरे म्यूट कर लो भाई, प्लीज म्यूट कीजिए जी। सॉरी, एफआईआरसी लिखो आप, मैंने अभी बोला तो था, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, नहीं एफआईआरसी लिखो, एफआईआरसी बोलते हैं, उससे काम चल जाएगा आपका, इतनी डिटेल आप फिर बाद में सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है? तो थोड़ा फ्लो खराब हो जाता है, नेसेसरी ना हो तो मत, आप उसको मत पूछो, मेरी कोशिश है कि पूरा आपको कवर करूंगा, जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं उसको मैं कवर करूंगा, टेंशन ना लो। तो अब क्या होता है कि एफआईआरसी में सारी डिटेल होती है, उसके अंदर आपका पर्पस कोड वगैरह, बायर की डिटेल, सारा कुछ होता है, और इसके अंदर बायर का नाम, ठीक है, बायर का एड्रेस और पर्पस कोड, जो उसने पेमेंट भेजी है वो अमाउंट कम तो नहीं है। कम कैसे हो सकता है? कम ऐसे हो सकता है कि बायर ने वहां से जिस बैंक के थ्रू पेमेंट भेजी है उनके चार्जेस अलग अलग होते हैं, उसने वो चार्जेस को पूछ करके कंसीडर नहीं किया, पता चला आपकी $2000 आनी थी और $150 जो है वो पेमेंट कट गई, उसने चार्जेस काट लिए उसमें से, ठीक है? वहां पे लिखा होता है चार्जेस, तो शेयरिंग बेसिस पे भी होते हैं, वैसे भी होते हैं। अब वो पेमेंट आ गई, ओके? अब पेमेंट आने के बाद उसके अंदर जो पर्पस कोड था वो गलत हो गया, तो ये पेमेंट अब आपको इसके दो रास्ते हैं, बहुत बड़ा मसला है ये, जब तक आप काम चालू नहीं करेंगे, प्रोडक्शन में एडवांस पेमेंट की बात कर रहा हूं, जब तक आप काम चालू नहीं करेंगे, जब तक के इसका पर्पस कोड ठीक ना हो जाए, अव्वल तो आपका बैंक इस पे ध्यान देगा और वो आपको पेमेंट नहीं करेगा, जब तक रियलाइज नहीं करेगा पेमेंट आपकी, ठीक है? वो आपको वहीं पर रोक देगा, क्योंकि आपकी कंपनी की प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा है पर्पस कोड, ठीक है? लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पेमेंट रियलाइज हो जाती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे होती है। तो जब पेमेंट हमारा बैंक हमें रियलाइज नहीं करेगा तो पेमेंट हमें मिला नहीं और बायर ने भेज दिया, तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में एक रास्ता बनता है कि पेमेंट वापस जाएगी, है ना, पेमेंट यहां से आप वापस भेजेंगे और उसका खर्चा है बहुत मोटा। या फिर दूसरा एक और तरीका है कि आप अपने बायर को बोलेंगे, वो बायर स्विफ्ट मैसेज कराएगा, क्या कराएगा? नोट कर लो, ये बड़े बड़े एक्सपोर्टर को भी नहीं पता होती है बात,
यहां आगे बड़े बड़े धुरंधर जो है अटकते हैं। क्या कराएगा वो? स्विफ्ट समझते हो ना, स्विफ्ट कोड होता है, हर बैंक का इंटरनेशनल स्विफ्ट कोड होता है। कितने लोगों को पता है? जैसे लोकल पेमेंट के लिए आईएफएससी कोड होता है, वैसे इंटरनेशनल के लिए स्विफ्ट कोड होता है। तो स्विफ्ट कोड जो है ना, कम्युनिकेशन का जरिया भी होता है, यानी आपस में मैसेज भेजने का जरिया भी होता है, उसको लीगल माना जाता है। तो हम इसको स्विफ्ट मैसेज बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो रेमिटर बैंक है, रेमिटर बैंक कौन है? बोलो, रेमिटर बैंक कौन है? जो पेमेंट भेज रहा है सर। हाँ, बायर का बैंक। हाँ जी, बायर का सर, जो पेमेंट को रिलीज कर रहा है वहां से। अब फिर गलत टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो आप। रिलीज का क्या मतलब होता है? हम हमेशा रेमिट यूज करेंगे, रिलीज क्या होता है? सॉरी सर, जो पेमेंट रेमिटेंस। वर्ड को बिल्कुल तोड़ कर बोलो। ठीक है सर। हाँ, ये नहीं है कि हम कहीं भी कुछ भी बोल देंगे। जो बैंक क्या कर रहा है? पेमेंट भेज रहा है, यानी रेमिटेंस भेज रहा है, वो रेमिटर बैंक है, ठीक है ना। म्यूट कर लीजिए आप प्लीज, ठीक है। तो वो बैंक को अब हम अपने बायर को वो करेंगे, भाई ये पर्पस कोड गलत हुआ है, आप अपने बैंक के पास जाइए और आप हमें हमारे बैंक को स्विफ्ट मैसेज कराइए। म्यूट कीजिए प्लीज आप, नागेंद्र जी आपका माइक ऑन है, इसको म्यूट कीजिए जी, ठीक है। तो वो अपने बैंक को रिक्वेस्ट करेगा, आप उसका बैंक कुछ चार्जेस लेगा और आपके बैंक को रेमिटेंस स्विफ्ट मैसेज कराएगा, ठीक है। अगर आपका बैंक उसको एक्सेप्ट करता है तो वो आपकी पेमेंट को रियलाइज करेगा, और अगर नहीं करता है तो आपको उस पैसे को वापस भेजना ही पड़ेगा। और इसके अंदर वहां से पैसा आया था तो खर्चा लगा था, एक मिनिमम अमाउंट का खर्चा होता है। देखो, इसके अंदर खर्चे भी दो तरह के होते हैं, एक परसेंटेज होती है और एक फिक्स खर्चा होता है कि जो बैंक मिनिमम लेता है उतना, चाहे आप $100 भेजो, चाहे आप $1000 भेजो, चाहे आप $50,000 भेजो। गॉट इट? तो अब इसमें क्या होता है? हाँ जी गगनदीप जी, ये क्या हुआ? Spinning. अच्छा, आप म्यूट कर लीजिए गगनदीप जी प्लीज। गुड इवनिंग जी। तो अब क्या होता है कि स्विफ्ट मैसेज वहां से कराएगा, आपका बैंक अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अब ये डिपेंड करता है जो बंदे बैठे हैं उनके ऊपर, ठीक है। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका वो पेमेंट रियलाइज कर देगा, नहीं किया तो आपको पेमेंट वापस भेजना पड़ेगा, और खर्चा होता है उसमें बहुत मोटा, है ना, दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। अब एक केस तो ये बनता है, ठीक है, कि वो वहां से स्विफ्ट मैसेज कर दे अगर उसका बैंक, क्योंकि बैंक का एटीट्यूड है अपना अपना, वो लोग नहीं करें, ऐसा होता है कि बैंक ना करे, ठीक है। एक बात। दूसरी गलती यहां पे कहां हो सकती है कि फॉर एग्जांपल एक बैंक ने वहां से वो भेजा, ठीक है, एक बैंक ने आपको पैसा भेजा, यानी आपके बायर ने अपने बैंक को जो है इंस्ट्रक्शन किया, इतने $1000 मेरे बैंक, मेरे ये जो है कस्टमर को, वो सप्लायर को भेजना है, एक्सपोर्टर को भेजना है, ओके। अब इसमें ना मीडिएटरी बैंक होते हैं, ये बात समझना आप। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जी सीधा मान लो मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है और वहां पे जो है कोई डच बैंक है, कोई और है, और उसका अगर यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो मीडिएटरी बैंक जो है वो रूट के थ्रू आती है पेमेंट, कि वो जो है किसी बैंक से कॉन्टेक्ट करेगा, वो आगे भेजेगा। समझ आ रही बात जी? तो जब वो ऐसे होता है तो बीच में क्या हो सकता है? बीच में ये हो सकता है कि मान लीजिए वो जो बैंक वहां पर बैठा है, उस बैंक का यहां इंडिया में HDFC बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और वो क्या करते हैं, वो होशियारी क्या करते हैं, उसने वहां पे रेमिटेंस दिया, डिटेल भी सही दी, वो क्या करेगा, अपने यहां पे पार्टनर बैंक को भेज देगा पैसा, ओके। और पार्टनर बैंक वाला जो है ना, उसे कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट का लूप है ये, यहां पे ये बात आप समझ लीजिएगा। हमारे सिस्टम में अभी तक ये बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके से पता नहीं क्यों इसका सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत है ये। तो वो क्या करेगा ना, वो HDFC वाला, क्योंकि वो तो लोकल में है यहां, तो वो क्या करेगा, USD को कन्वर्ट करके अपने आप रेट के हिसाब से और आपको आपके बैंक में NEFT कर देगा। आपके बैंक में क्या आया? NEFT आया, और आपके बैंक में जब NEFT आया तो आपको तो पर्पस कोड पता ही नहीं चला जी। आपको पर्पस कोड पता चला क्योंकि आपके बैंक में अगर USD आता तो आपको FIRC मिलती। अब FIRC, चूंकि आपका अकाउंट HDFC में तो नहीं है, आपका अकाउंट तो यहां पे है, और वो लोग ये गलत है उनको, मतलब हमारी पेमेंट USD में आई है ना, हमें USD में ही मिलनी चाहिए, लेकिन यहां ये गलत प्रैक्टिस होती है और खूब होती है। समझ आ रही बात? तो जब अगर हमारे इस केस में क्या होता है कि हमें पता नहीं चला और हमने सोच लिया कि यार चलो पर्पस को ठीक होगा, और हमने काम कर लिया, शिपमेंट कर दी, और फिर जब हम बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तब हमारा बैंक, और हम उसमें मेंशन करते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट हुआ है ये इस पेमेंट के अगेंस्ट में हुआ है, ठीक है। आपने वहां पे जो आपकी इनवॉइस की जो वैल्यू है और जो आपकी पेमेंट आई है उसको तो मैच कर दिया, ओके। लेकिन आपका बैंक बोलता है ये पेमेंट तो हमारी यहाँ पे INR में आई है, तो फिर वो आप कहते हो कि हाँ ये हमारे जो फॉरेन बायर है उसी की पेमेंट है। तो बायर फिर क्या करता है, बैंक चेक करता है ये किस बैंक से आई है, रूट क्या है इसका, तो वो देखता है कि HDFC से आई है, तो फिर वो HDFC से इंटरनल कम्युनिकेशन करता है, किस चीज के लिए, हमें FIRC दो, क्या दो, वो HDFC बैंक को बोलता है FIRC दो, ठीक है। और जब FIRC आती है वहां से तो उसमें पता चलता है कि इसके अंदर तो पर्पस कोड गलत है। अब शिपमेंट हो चुकी है, अब क्या करोगे आप? समझ आ रही है बात? शिपमेंट तो हो चुकी, तो आप क्या करोगे? अब आपका बैंक बोलेगा भाई आप तो पेमेंट मंगा के दो, हमें आपके $2000 शॉर्ट है, आपके
आपने एक्सपोर्ट किया है हमारा एडी कोड यूज करके, समझ आ रही है? यहां पे आपने एडी कोड यूज किया है ना उस बैंक का, ये सब्जेक्ट तो क्लियर है ना आप लोगों को एडी कोड वाला। तो वो बोलेगा जब आप उसको पेमेंट उसको बोलेंगे कि आप ये जो हमारे डॉक्यूमेंट इनको प्रोसेस कर दो, हमें बीआरसी जनरेट करना है, तो वो बोलेगा भाई पेमेंट मंगा के दो। अब बायर को आप बोलते हो कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है, अब फिर वही वाला प्रोसेस चालू होता है कि वो वहां से स्विफ्ट कराएगा, वटेवर है ना, और अगर उसका बैंक चाहेगा तो दे देगा, नहीं चाहेगा तो। जीपी रनीत, आप जो है हमारा ये चल रहा है लाइव, उस पर आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, जूम सॉरी गूगल मीट पे, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, वहां पे आप पूछ लीजिएगा अपने सवाल। जी कहां गए हैं सारे लोग, कहां चले जाते हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज पूछिए। सर मैं लेडीज रेडीमेड गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरर हूँ अहमदाबाद में। तो सर कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ मतलब सोहेल जी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बैंक से पेमेंट से रिलेटेड, अभी हम इस पर बात करेंगे, लास्ट में क्वेश्चंस ले लेंगे प्लीज, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम जी प्लीज। क्या सब लोग छुट्टी पे चले गए क्या? कहाँ है? निर्वन भी नहीं है, अंसारी राना भी नहीं है, नौशीन भी पता नहीं कहाँ है। सर मैं हूं ना। भाई यहाँ पे बैठी है आप लोग, ये क्या है कि ऑन ऑफ हो रहा है? मैं आप लोगों को लगता है कि मैं सबसे ज्यादा फ्री आदमी हूँ यहाँ पे? यार ये काम मत करो, मुझे ये मत रियलाइज कराया करो। देखो एक बात को समझो, मैं समझ रहा हूँ सबके साथ कुछ ना कुछ है, मैं ये बात समझ रहा हूँ, लेकिन आपका मकसद बहुत बड़ा है, प्लीज उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ना तो मेरा कुछ भी नुकसान नहीं है, आप सारे बंद करके बैठ जाओ, अभी सारे लोग छोड़ के भी चले जाओ। भाई एक बात तो समझिए ना, मैं गूगल मीट पर आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ, अपना भी तो काम छोड़ के बैठा हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ इस टाइम। आप प्लीज इस बात को समझिए, और नहीं तो क्या होगा ना, मैं छोड़ दूंगा ये मसला, ये मैं डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं चाहता किसी भी चीज के लिए, और मैं इसको डिसरेस्पेक्ट में कंसीडर करता हूं। आप लोग प्लीज समझ लीजिए इस बात को, मत कीजिए। अगर कोई काम नहीं करना तो उसको मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन घर वालों को भी ये जो भी मसले हैं उनको समझाइए ये बात कि हम किसी मकसद में लगे हुए हैं और वो मकसद इंपॉर्टेंट है। आप हम सभी के सभी लोग जो है ना, अब देखिए क्या है, बात देखिए समझिए आप। मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूं, मेरे यहाँ पे 50 स्टाफ है, उन्हें मेरी जरूरत है इस टाइम, एक भी आया क्या? मैं ऑफिस में क्या यहाँ पे मैं ऑफिस में लाइव करने के लिए आता हूँ क्या? क्या करने के लिए आता हूं बताइए, क्या करने के लिए आता हूं बोलिए? जब मैंने आप लोगों को बोला ना कि मैं लाइव आऊंगा, उस टाइम मैंने सब लोगों को बोला जिसको जो बात करनी है मुझसे अभी कर लीजिए, मैं बिजी रहूंगा, और ये भी नहीं पता चलता कि मैं कितनी देर बिजी रहूंगा। तो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, तो आप भी इस चीज को इंपॉर्टेंस दीजिए। और ये इंपॉर्टेंस ना मेरे या आपके लिए नहीं है, मेरे अपने मकसद के लिए है। मैं यहां पर इसलिए हूं कि मुझे ये करना है कि आप भाई मेरे लिए आप लोग जो है कैंडिडेट हैं, वो लोग मेरे लिए तो सब स्ट्रेंजर ही है ना। मैं तो एक मकसद से आया हूं कि भाई मैं कुछ लोगों को सिखा पाऊं, है ना? वो आप लोग आ गए, कोई और आता, कोई और आएगा, और आप लोगों का मकसद क्लियर है, आपको सीखना है। तो बार बार एक बात को बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंस दीजिए। जो लोग, अगर आपको घर से सपोर्ट नहीं मिली उन लोगों को समझाइए। जब तक किसी चीज की अहमियत आप नहीं समझेंगे, जब तक वो चीज हासिल होना बहुत मुश्किल है, ये बात समझ लो आप। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या था कि हम लोग बात कर रहे थे, तो फिर वही प्रोसेस चालू होगा कि स्विफ्ट के लिए बोला जाएगा, और वहां से उसका बैंक स्विफ्ट करेगा, वो मैसेज करेगा, और आपका बैंक अगर उसको सब वो कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो आपके जो है, नहीं तो ये बहुत बड़ा लीगल मैटर बनता है, पता है? अगर उसने नहीं एक्सेप्ट किया और बायर आपका मान लो वन टाइम था या कुछ था और उसने कंसीडर नहीं किया आपकी बात को, और आपका बैंक नहीं करता है, तो आपको नोटिस आने लगेंगे आरबीआई से। आरबीआई इन्वॉल्व हो जाता है डायरेक्ट, पता है? $1500-2000 के लिए भी आरबीआई इन्वॉल्व हो जाता है, आप समझिए बात को। और आरबीआई से आपको नोटिस आने लगेंगे, और उसके बाद आपको आरबीआई जाना पड़ेगा आपके केस को प्रूव करने के लिए कि हाँ ये गलती है, बायर का एरर है, और वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो इन चीजों को आप जो है बहुत सीरियसली, गगनदीप जी है क्या यहाँ पे? तो ये जो बातें हैं ना, ये जब हम इसमें फंसते हैं ना इन चीजों में, और हमारे जैसे लोग बहुत फंसते हैं, क्योंकि हमें को बताने वाला नहीं था, आप लोगों को बताया जा रहा है, तो शायद आपकी जर्नी आसान होगी कि आप और चीजों में फोकस कर पाएंगे। $1500 या $2000 का ये सेम केस जो मैं आपको बता रहा हूं हमारे साथ हुआ, मुझे इसके लिए दुबई जाना पड़ा, समझ आ रही है? 12 दिन में दुबई में था इस मैटर के लिए, और मैंने उसको धमकाया कि मैं पुलिस केस करूंगा। और कितने दिन से चल रहा था मालूम है? 2 साल तक उसके साथ दिमागबाजी होती रही, उसने स्विफ्ट मैसेज नहीं करा के दिया, और उसके बैंक ने नहीं कंसीडर किया। वो कहता है आप वो तुमने दिया था हमें, तो हम क्या करें? आप मानते ही नहीं बैंक वाले। ये हुआ मालूम है? और उसके लिए कितना सर का दर्द, बैंक में मेरी पकड़ थी अच्छी खासी, किस लेवल के लोगों से मैंने बैंक वालों से बात नहीं की, किस लेवल के लोगों से बात नहीं की, तो नए आदमी का क्या होगा? ठीक है, तो ये बात समझने की है, ये जो चीजें हैं इनको नोट करें। अब हम आगे आ जाते हैं। हम लोग पर्पस कोड की बात कर रहे थे, पर्पस कोड पर हम लोगों ने क्लियरली बात कर ली। तो अब हम इस पर बात करते हैं कि ये जो इसने पूछा था, ये है कोटेशन से रिलेटेड सवाल। तो इसके अंदर जो है एक बात समझने की है। उसने बोला है यूएसडी में मुझे रेट देना है, तो यूएसडी में रेट देना है, तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि वो कोई भी एक्सचेंज रेट, जैसे एक्सी वगैरह यूज कर लेते हैं, एक्सी ज्यादातर यूज करते हैं लोग, है ना? एक्सई करके एक वेबसाइट है, एक्सई करेंसी एक्सचेंज रेट, ठीक है? ओके, एक्सई कर लेते हैं, या फिर और इससे जो मतलब जब
जब ऐसे अपने आप प्राइवेट रेट लेना होता है तो एक अलग बात है, लेकिन मजबूत तरीका क्या है, आप अपने बैंक की वेबसाइट पे, ज्यादातर बैंक की वेबसाइटों पर रेट दिया जाता है, ठीक है, तो आप अपने बैंक की वेबसाइट को फॉलो करें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद भी हम कम से कम 2-3 रुपए का मार्जिन लेकर के चलेंगे, ओके। कैसे मार्जिन लेकर के चलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 USD इस टाइम कितने का है, INR कर लेता हूं, सॉरी इंडियन, जी, तो अभी है 90.18 दिखा रहा है, ओके। तो हम क्या करेंगे मालूम है, हम लोग इसको 87 या 80 AD लेकर के चलेंगे, ठीक है। कहां सब लोग हैं, सोहेल तनवीर जी का भी ऑफ है, मुझे लग रहा है मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूं। नहीं सर, आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो इसके लिए। नहीं, आप अपना कैमरा ऑन रखिए प्लीज। गूगल मीट करने का पर्पज ये होता है कि इंटरेक्ट कर सकें एक दूसरे से। जी अनिर्बान, आप भी कहाँ गए हैं, आप आइए कैम ऑन कीजिए जी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है जो करंट रेट चल रहा होगा ना, कोशिश करेंगे बैंक की वेबसाइट पर अगर रेट दिया जाता है, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बड़े बैंक सारे लोग देते हैं, तो अगर वहां पे रहता है तो हम लोग जो है उसको रेट ले लेंगे, कम से कम 2 से 3 रुपए का मार्जिन लेकर के चलेंगे, ओके। तो अब हम मार्जिन कैसे लेकर के चलेंगे, क्या होगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की कीमत है 500 रुपए, ओके। 500 रुपए, 500 डिवाइड बाई कितना, हम 88 ले लेते हैं मान लीजिए, तो हम लोग 5.68 USD उसका रेट देंगे, ओके। तो कम से कम, और अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा चल रहा है ना मार्केट में, तो हम उस चीज को दिमाग में रखते हुए जब आप कारोबार करेंगे ना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस सीजन में जाकर के डॉलर कम हो जाता है ना, क्योंकि यहां पर भी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि भाई किन दिनों में क्या होता है, उस हिसाब से थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है। तो हम लोग लेकिन कम से कम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हम लोग ने कम से कम 4 रुपए का, 3 रुपए का, 5 रुपए का भी मार्जिन लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब जितना करंट रेट, मार्जिन किसको बोलते हैं हम, करंट रेट जो है उससे कम वैल्यू लेकर के चलते हैं, जिससे कि अगर गिर जाए तो हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो, ठीक है। तो उसने बोला था कि USD में मुझे रेट चाहिए, बायर को रेट चाहिए। अब उसने एक बात और बोली है कि सर कन्वर्जन रेट मैं कैसे करूं, क्योंकि उनका करेंसी अलग है। तो आप एक बात समझिए, बायर की कंट्री की करेंसी से आपको कोई लेने देना नहीं होता, ठीक है। वो उसका, आप, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारा सब्जेक्ट है USD, जिस करेंसी में हम डील कर रहे हैं। बाहर की कंट्री की करेंसी से हमें कोई लेने देना नहीं है, वो कहां की है, क्या है क्या नहीं है, वो हमें USD खरीद करके भेजेंगे, ओके, क्लियर है। तो उन्होंने जो पूछा है, उन्हें जानकारी नहीं है बेचारे को, तो इसलिए उन्होंने ये पूछा है, ओके। तो ये समझने की जरूरत है। अब जो वो पर्सन ने वहां पे जवाब दिया था और वो कंफ्यूजन उन्हें हुआ है, ध्यान से नहीं सुना है, उसको मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। हम बात कर रहे थे इनवॉइस की, ठीक है, शिपिंग बिल की तो बात भी नहीं हुई वहां पे। तो हम लोग जब इनवॉइस की बात कर रहे थे, तो जब हम इनवॉइस बनाएंगे और उसके अंदर हम वैल्यूएशन निकालेंगे, कौन सी वैल्यूएशन, कौन सी, अंसारी राणा जी बताइए, कौन सी इनवॉइस के बारे में बात हो रही थी, किस चीज की वैल्यूएशन की बात हो रही थी। हमने वहां पे बात की थी आइस गेट से हम लोग रेट लेंगे, बात की थी कल में हमने। तो वो रेट का यूज क्या है वो बताइए। सर करेंसी कन्वर्जन के लिए हम वो आइस गेट से कहां यूज करेंगे उसको, अपने इनवॉइस बनाने के, तो फाइनल कमर्शियल इनवॉइस को। अब दोबारा समझ लो आप लोग, देखो समझो, ये इसीलिए तो मैं कहता हूं दिमाग लगाया करो, वहां पे सवाल पुटअप किया करो भाई। आप लोग कल ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए थी कि ये आइस गेट की जो करेंसी की बात हो रही है, इसका यूज कहां करेंगे हम, समझ आ रही बात। तो इसको समझो, बात को, इन चीजों को बार बार जो मैं कहता हूं आप लोग समझते ही नहीं हो, इस बात को समझने की कोशिश करो, एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो वो करेंसी, वो जो रेट है ना वहां का, वो हम जब यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे IGST इनवॉइस बनाने के लिए, क्योंकि वहां पे हमें INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना GST निकालने के लिए। कस्टमर से हमारा रेट किसमें है, जल्दी जल्दी बोलिए, कस्टमर से हमारा रेट किसमें है, बोलो भाई, माइक आपके सबके ऑफ है, बताइए। तो हमारा बेस्ट प्राइस क्या है भाई, हमारा जो बेस्ट प्राइस है वो USD है। तो हमारे लिए रेट जो है, जब हम बोलते हैं जब एक्सपोर्ट करोगे तो INR तो यूज ही नहीं होगा ना। आपका क्या होगा, आपने कितने में बेचा हुआ, $5 में बेचा हुआ है। अब $5 के हिसाब से जब आप इनवॉइस बनाओगे और GST कैलकुलेट करनी है, तो उल्टा होगा ना कि आप 5 USD का उस वक्त का जो रेट है आइस गेट की गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से, उस पर वहां पे कैलकुलेट करके उसकी INR वैल्यू निकालोगे और उस पर GST कैलकुलेशन होगी। गोट इट, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इस बात को समझ लीजिए कि आपका जो सेल प्राइस है, आपका जो इनवॉइस प्राइस है वो USD है, लेकिन चूंकि आपको IGST रिफंड लेना है गवर्नमेंट से, तो GST किस में होता है, USD में होता है, INR में होता है। जब INR में होता है, जी
सर एक बार ये आइस गेट का प्रयोग सर ये रिपीट कर दी, मेरा कॉल आ गया था सर, वाइफ को देने जाना था इसलिए कॉल आ गया था, सॉरी सर। अभी आप सुनते रहो, अभी ना, अभी आप इतना भी सुन लोगे ना अपने, अभी क्या टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी बहुत सारी चीजें, अभी आप इसे सुनो, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ बात को, है ना, आ जाएगी आपको समझ में। तो हाँ हाँ समझिए, सुनिए, उसके बाद कोई क्वेरी रहेगी तो आप लास्ट में पूछ लेना, मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, आप लोग नोट करते रहो। अभी जो सवाल मैं पूछूं ना, आप उसका जवाब मुझे दो, बाद में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम दूंगा। ओके, ऐसा कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, आप अपने सवाल नोट कर लें, जिसको जो भी कंफ्यूजन हो, बीच में थोड़ा सा वो रहता है। तो अब क्या है कि एक बात समझिए कि अब हम लोग इस बात को समझना है कि आइस गेट का जो रेट है, रेट मतलब कन्वर्जन रेट है जो गवर्नमेंट वहां पे फिक्स करती है, वो कैसे यूज होगा और वो क्यों यूज होगा, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा सेल प्राइस जो है ना वो फॉरेन करेंसी में है, ठीक है, और जीएसटी का जो अमाउंट होता है वो आईएनआर में होता है। तो हम जब सेल कर रहे हैं तो हम यूएसडी में सेल कर रहे हैं, तो हमने कितने रुपए का सेल किया है उसके ऊपर जीएसटी रिटर्न लेनी है, तो उसका अमाउंट बनाएंगे, उस पर जीएसटी का अमाउंट बनाएंगे और वो फिर आईजीएसटी इनवॉइस बनेगा। गॉट इट? हाँ नहीं बताइए सर जीएसटी तो हम लोग पहले पे कर रहे हैं ना प्रोक्योरमेंट पे, लेकिन वापस तो लेंगे ना। हाँ बट जो हम पे कर रहे हैं, मान लीजिए कि 100 रुपीज हम लोग एज जीएसटी पे कर रहे हैं, हाँ अभी कन्वर्शन रेट मान लीजिए कि बढ़ गया है, हाँ तो एक्सचेंज रेट जो आइसपेक्ट पे दिखाएगा हाँ, उस हिसाब से अगर जीएसटी कैलकुलेशन में जीएसटी ज्यादा आया तो फिर रिफंड तो हमें उतना ही मिलेगा जितना हमने पे किया। नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पे आपको समझ नहीं रही है ये सब्जेक्ट मैंने आपको मैडम के बाद समझाया था, आप लोग ध्यान से नहीं सुने। तो जीएसटी आपको वो वापस मिलेगा जितने की आपकी सेल हो रही है, ओके ठीक है, और जो आपने दिया था वहां पे उसमें वैल्यू एडिशन करके अपना मार्जिन जोड़ा है ना, अभी 15% मान लीजिए आपका मार्जिन है, तो जितना 15% का मार्जिन है और इनवॉइस बनेगा और आपने जितना जमा किया है उतना जो अमाउंट है गैप वो आप जमा करेंगे, जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको टोटल अमाउंट वापस मिलेगा। तो जमा कैसे करेंगे इसको, जो एडिशनल अमाउंट होगा? वो हम चालान के जरिए से करेंगे, हमारे जीएसटी उसमें जाकर के वेबसाइट में, Got it. ठीक है, वो आपका अकाउंटेंट जमा करेगा उसको। समझ आई बात? ठीक है सर, ओके सर। क्लियर है ना? तो अब हम क्या करेंगे, जब हम ये कौन सा है भाई, विनय महेश्वरी जी, ओके ठीक है, विनय जी अपना कैम ऑन रखिए और माइक को ऑफ रखिए थोड़ा सा प्लीज। तो क्लियर है, ये जीएसटी वाला फंडा क्लियर है ना सब लोगों को? दोबारा देखो, आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में दिक्कत हो। राणा जी आप बताइए क्या समझ में आया आपको, बताइए। तो जितना भी हमारा अमाउंट बन रहा है उसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस हिसाब से हम जीएसटी में डालेंगे इनवॉइस में और जीएसटी रिफंड के लिए। तो ये क्लियर है आपको कि जीएसटी रिफंड हमें कौन सा वाला मिलता है? जी सर, कौन सा मिलता है? जो हमने अपने सप्लायर से उस टाइम पे जो आपने पे किया था जीएसटी, नहीं गलत, बिल्कुल गलत, रिफंड मिलेगा ना। गलत बात। अनिर्बान कौन सा मिलता है? सर फाइनल सेल्स वैल्यू के ऊपर मिलेगा। एग्जैक्टली, जो सेल इनवॉइस है हमारा उस पर मिलेगा, और जो हमने पे किया है वो हमें जो है वहां पे उस जो वो हमारा उसमें आ जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, कल मैडम बोल तो नहीं थी यार, सीएमएम इन लोगों का काम है ना ये तो, अब क्या बोलते हैं उसको जो हमें मिलता है वापस मिलता है, मुझे टर्म नहीं याद आ रही है वो। एनीवे हमारे यहाँ जीएसटी उसमें शो करने लगता है वो अमाउंट, ठीक है, जो हमने दूसरे को पे किया है। और जब हम सेल करते हैं तो जो बैलेंस है प्रॉफिट का, वैल्यू एडिशन का, वो सब वो हम उतना अमाउंट फिर हम जमा करते हैं, ठीक है। या और इसमें दो केस बनते हैं, देखो ये 1 to 1 वाली बात हो गई, लेकिन हमारी मान लीजिए 10 परचेज हुई है ना, और 10 परचेज का हमारा जो है पेमेंट वहां पे जीएसटी खड़ा है, और हमारी वो 10 लाख रुपए की परचेजिंग हुई है, समझना बात को, है ना, और हम यहाँ पे जो है सेल कर रहे हैं, और ये जो इनवॉइस है हमारा 5 लाख रुपए की परचेजिंग का है, यानी आधी परचेजिंग का है, और इसमें 2 लाख रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है, यानी प्रॉफिट और सारी चीजें लगा करके हमारा जो इनवॉइस है 2 लाख रुपए प्लस का है। तो अब हमारी जो सेल है वो 7 लाख रुपए की है, 5% ही स्लैब है, तो वहां पे हमें 10 लाख रुपए के हिसाब से 5% आया हुआ है, और यहाँ पे 7 लाख रुपए के हिसाब से 5% हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बगैर कुछ जमा करे ही रिफंड मिल जाएगा। गॉट इट? और अगर ऐसा साइकिल चलता रहा कि हमारी परचेज ज्यादा हुई और सेल जो है, क्योंकि ये होता है ना कि कुछ ना कुछ स्टॉक भी तो लगा रहता है ना भाई, कुछ चीजों पे काम हो रहा है, मान लो 5 शिपमेंट एक साथ चल रही है, 5 परचेजिंग एक साथ हुई है ना, 2 शिपमेंट जा रही है, तो हमें यहाँ तो जमा ही नहीं करना पड़ा, फिर और कुछ परचेजिंग हो गई तो वो जीएसटी का अमाउंट वहां पे इकट्ठा होता रहता है, इधर से थोड़ा थोड़ा आता रहता है। गॉट इट? ये बात क्लियर हुई? इस केस में हमें जमा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वहां पे जो बैलेंस है जीएसटी अकाउंट में हमारे, वो ये सेल से ज्यादा है। टेक्निकल बात है थोड़ी सी, लेकिन समझने की बात है, ठीक है। आपके प्रॉफिट के बाद भी, वैल्यू एडिशन के बाद भी आपके पास चूंकि अमाउंट ज्यादा था, या दूसरा केस है आपने एलयूटी किया है ना, आप क्या कर रहे थे, पहले शिपमेंट कर रहे थे, परचेस करे जा रहे थे, एलयूटी पर कर रहे थे, आपने रिफंड नहीं लिया गवर्नमेंट से, और बाद में आपने आईजीएसटी पे करना शुरू किया, तो पहले आपको जमा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी कुछ भी, आपका जो एलयूटी वाली शिपमेंट का बैलेंस वहां पे पड़ा हुआ है जो आपने नहीं लिया है, वो आपका एडजस्ट होने लगेगा। एडजस्ट कितना होगा भाई, सेल परचेस पे तो आप दे ही रहे हो, लेकिन सिर्फ कहां से एडजस्ट होगा, जितना आपका वैल्यू एडिशन है, जो आपने मार्जिन लिया है उतना ही तो होगा। अब इससे आप समझ लो कि आपका कितने साल लगेंगे उसको एडजस्ट होने में, टोटल अमाउंट को, ठीक है। तो इसीलिए एलयूटी वाला मैटर भी यहां पे क्लियर हो जाता है कि एलयूटी पे क्यों नहीं करना चाहिए हमें। ओके अनिल भाई, ये बात समझ में आई आपको? राणा जी आपको समझ में आई? जी सर, एलयूटी के कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में हमारे लिए तो फिर समझ में आता नहीं, प्रैक्टिस में आके नहीं आएगा समझ में, है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग नहीं है, समझिए ना आप उस बात को।
आप सवाल, आपको जो नहीं समझ में आ रहा आप उसको समझिए, पूछिए उसको, क्या नहीं समझ में आ रहा बताइए। सर एक जीएसटी को हमने पे किया, ठीक है, जब अपना प्रोडक्ट लिया, ठीक है, हाँ, और एक इनवॉइस बना हमारे स्टोर पे टाइम पे, कुछ अमाउंट सुनो, कुछ अमाउंट की बात करो, कुछ नंबर की बात करो तो उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। 5% हमने पे किया, ठीक है, जीएसटी ऐसे समझो, आपने 1 लाख रुपए की परचेजिंग की, उस पर 5% जीएसटी पे किया, ऐसे बात करो। 5% हमने जीएसटी पे किया, फिर हमारे स्टोर पे टाइम पे इनवॉइस बना, उसको हमने जीएसटी डाला 5%, ठीक है, ठीक है, 1,30,000 का समझे इनवॉइस बना, उसके हमने 5% इसके जीएसटी पे डाला इनवॉइस में, तो हमें ये 5% और ये इसका 5% दोनों के रिफंड होगा, कैसे होगा ये मुझे समझ नहीं आ हाँ हाँ समझो। अब देखो कैसे होता है, आप जब एक जीएसटी नंबर लेते हैं तो आपका जीएसटी अकाउंट होता है, ठीक है, आपका जैसे पैन कार्ड होता है तो आपका इनकम टैक्स अकाउंट होता है पैन कार्ड एक्चुअली, ठीक है, ऐसे जीएसटी अकाउंट होता है आपका, जिसमें आपका जीएसटी जमा होता है या उसमें निकलता है। ओके, तो अब ऐसे समझिए, आपने 1 लाख रुपए की परचेजिंग की, आप 1 लाख रुपए की परचेजिंग करते हैं, आपने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए की 5 परचेजिंग की। ओके, आप अपना माइक ऑन कर लो, रना जी आप अपना माइक ऑन करो, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। हाँ सर जी, आपने 5 लाख रुपए की परचेजिंग कर ली। ओके, परचेजिंग करने के बाद आपने अब लगभग 13 तारीख के बाद जो है इनवॉइस शो करते हैं आईजीएसटी में, तो आपके जो सप्लायर है उन्होंने भी अपनी सेल चढ़ा दी, आपने भी अपने अकाउंट में परचेज चढ़ा ली। जीएसटी की बात हो रही है, आपका अकाउंटेंट चढ़ाएगा उसको, है ना। और जीएसटी जो 3 भी होती है, शायद मुझे इतना ध्यान नहीं, शायद 3 भी होती है, जब आप अपनी वो करते हैं क्या नाम है, अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो दोनों के इनवॉइस मैच कर जाते हैं, आपकी परचेज उसकी सेल जीएसटी में मैच कर जाते हैं। तो जो आपने उसको पेमेंट की थी 5% की 5 दफा यानी 25,000, वो अगर 1 तारीख से पहले की है तो इस वाली रिटर्न में वो 25,000 आपके जीएसटी अकाउंट में शो करेगा। आपके पास इतना जीएसटी आउटस्टैंडिंग है, खड़ा है। ओके, अब हम आते हैं सेल पर। अब हम सेल करेंगे तो अब यहां पे 2 केस लेंगे हम, ठीक है। एक केस लेंगे कि हमने सिर्फ एक ही परचेजिंग की है 1 लाख रुपए की, अभी 5 वालों को भूल जाओ, एक ही परचेजिंग की है 1 लाख रुपए की, और उस 1 लाख रुपए में 5% जीएसटी दिया, यानी 5,000 रुपए हमारी रिटर्न में आकर के वहां पे खड़ा हो गया। अब हमने सेल की है, ठीक है, 5,000 हमारी जीएसटी कितनी है हमारे पास बैलेंस में, 5,000 है। अब हमने सेल की है, आप कह रहे हो 1,20,000 की मैंने सेल की, तो 20,000 वैल्यू एडिशन हुआ, तो 20,000 पे कितनी जीएसटी बनी, 1,000 है ना, और 1 लाख पे कितनी बनी, 5,000, तो टोटल कितना हुआ, नहीं 6,000 हुआ ना, हाँ जी 6,000 हुआ। हाँ 6,000 हुआ, ठीक है, यानी 1,000 जीएसटी लगेगी आपकी प्रॉफिट पे। भाई आपने 20,000 रुपए का प्रॉफिट किया ना, तो इनवॉइस वैल्यू कितने से बढ़ी, 20,000 से, तो 1,20,000 पे 5%, 12×5 6,000 रुपए हुआ। तो इसको इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूं क्योंकि 1 लाख रुपए की ऑलरेडी जीएसटी आप पे कर चुके हो, ठीक है, वो आपके वहां पे खड़ी है, और अब 20,000 रुपए पे जो जीएसटी है वो आप गवर्नमेंट से कह रहे हो मुझे दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट से आप जो ये आईजीएसटी इनवॉइस बना रहे हो, ये किस लिए बना रहे हो, गवर्नमेंट से जीएसटी वापस लेने के लिए, लेकिन दी कितनी, आप अनम्यूट करो अपने आपको, मुझे बात समझ नहीं आ रही जी। तो आपने दी कितनी है, वापस कितना लोगे, गवर्नमेंट आपको फालतू देगी, हाँ गवर्नमेंट 6,000 का रिफंड करेगी, लेकिन आपने आपकी जीएसटी है कितनी, आपने पे कितनी की है, एग्जैक्टली। तो हम 1,000 और जमा करेंगे चालान के जरिए से अपने अकाउंट में, ठीक है, फिर गवर्नमेंट हमें 6,000 रिफंड देगी, क्लियर है। हाँ अब सुनो दूसरा सिनेरियो सुनो इसमें अब। लेकिन अब क्या हुआ था कि हमारी परचेजिंग हुई थी 1 लाख की 2 दफा, हमने माल खरीदा और 2 बायर का ऑर्डर था, हमने दो दफा माल खरीदा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का माल खरीदा, और अब हमारा एक शिपमेंट रेडी हो गया, वो जा रहा है यूएस से। हमने 2 लाख रुपए का माल खरीदा था, 5% के हिसाब से हमारे पास जीएसटी कितनी है, 2 बार खरीदा, हाँ जिसकी हमारी 1 मिनट फाकरी जी, आप मत बोलिए हैं, 12,000 हो गए कैसे, सर, 2 बार परचेसिंग हुई है, तो कितने की हुई है, कितने की हुई है, 2 लाख की हुई है ना, 2 बार 1 लाख की, हाँ तो कितना परसेंट, कितने अमाउंट होता है 1 लाख पे, 1 लाख को 5,000 होता तो है, 12,000 कैसे हुआ, सर हुआ ना, हाँ कैसे, हाँ बोलिए कितना हुआ, 10,000 हुआ ना 2 लाख पे, हाँ तो 12,000 क्यों बोल रहे थे आप, जी। आपने 12,000 बोला था पहले, तो वो जो हमने जो वाइस पैनल इन्वर्ट बनाएंगे सेलिंग के टाइम पे एक्सपोर्ट के लिए, उसका 2,000 होने अभी तो वहां तक हम पहुंचे नहीं, अभी तो हम लोग परचेजिंग की बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, 10,000 हुआ, हम सेकंड सिनेरियो की बात कर रहे हैं, उसको समझिए, अच्छा ठीक है, कि हमारी 2 परचेजिंग हुई है और हमारा 10,000 रुपए जो जीएसटी है वो बैलेंस है। जी, अब हम सेल करते हैं हमारी पहले ऑर्डर की, यानी 1 लाख रुपए का माल हम यूएस से भेज रहे हैं,
हाँ। फिर वही कहानी आती है, 1,20,000 का इनवॉइस बनता है, 6,000 रुपए उस पर जीएसटी बनती है। जी ठीक है, तो अब हमें जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्यों? क्योंकि हमारे पास वहां पे ऑलरेडी 10,000 है और वापस हमें कितना लेना है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? कोई बात नहीं। पापा सारा कर लेंगे ना पूरा। अरे कहा, अभी तो एक ही ऑर्डर शिप कर रहे हैं ना हम, 1 लाख का 1 लाख का, 1,20,000 का, जी। तो कितना वापस लेना है? 6,000 का रिफंड आएगा फिर। हाँ, तो अब हमें जमा करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? पहले कैश में हमने 1,000 रुपए जमा किया था ना, जी क्यों? क्योंकि हमारे जीएसटी अकाउंट में 5,000 रुपए थे बस, जी जो हमने सप्लायर को पे किए थे। जी हाँ अब वाले केस में हमें 6,000 ही जीएसटी है, लेकिन वहां पे हमारे पास फंड कितना है कौन सा करते जीएसटी में? 2 का परचेसिंग का 10,000 है। 10,000 है। हाँ, और आप सेल कितने की कर रहे हो? अभी हाफ पे हो रही है, 1 लाख की हो रही है। 1,20,000 की। 1,20,000 की तो कितनी जीएसटी है उस पर? उस पे 1,000 जीएसटी बन रहा है, टोटल हो गया 6,000। 6,000। हाँ ठीक है, अब 6,000 आपकी जीएसटी है, आपको 6,000 का रिफंड लेना है और आपके पास 10,000 वहां पे ऑलरेडी आपका बैलेंस है। गवर्नमेंट आपको आपके बैलेंस को ही वापस करती है, अच्छा भाई गवर्नमेंट अपने पास से थोड़ी देती है। देखो क्या होता है, देखो सुनो, एक्सपोर्ट कर रहे हो आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी देश में फॉरेन एक्सचेंज आता है, उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है कि देखो जीएसटी आप किससे लोगे? जो इंडियन बायर है, कौन? इंडियन कंज्यूमर से। अल्टीमेटली जीएसटी किससे ली जाती है? जीएसटी किसी बिजनेस से तो नहीं ली जाती ना, कंज्यूमर से ली जाती है। ठीक है, और हमारा जो बायर है वो तो इंडियन नहीं है। ठीक है, तो हमने जीएसटी दे तो दी, लेकिन जब हमारा बायर इंडियन नहीं है तो हमें वो जीएसटी वापस देगी ना गवर्नमेंट। आप अनम्यूट करो ना भाई जी, समझ आ रही बात? ये नौशीन जी घूम फिर के आ गई आराम से, पता नहीं कहां चली जाती हैं ये इधर। नहीं तो मैं यही हूँ। तो आपकी ये आपा अटकी हुई है, इनको समझाओ जी। हेलो। अरे इश्तियाक जी आप म्यूट रखिए। तो आपको समझ में, तो आपका जो 6,000 है, आपका 6,000 जो वहां पे 10,000 बैलेंस है, तो अब आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। पहले वाले केस में आपको जमा करना पड़ा था ना। लेकिन अब क्या होगा कि आप सेल करते हो दोबारा, जो आपके 1 लाख रुपए की परचेजिंग थी वो माल फिर अब आप मान लीजिए फिर वो माल भी तो तैयार होगा ना, तो अब हम उसको सेल करेंगे, 1,20,000 का फिर सेल होगा। ठीक है, तो अब हम कितनी जीएसटी जमा करेंगे? डॉक्टर राना गुल बताएंगे, और कोई नहीं बताएगा। अब हम कितनी जीएसटी जमा करेंगे? सर फिर से हम 6,000 देंगे ना। 6,000 तो आपका अमाउंट बनेगा ना, लेकिन आपको रिफंड 6,000 का लेना है, और आपके है ना, और आपके पास बैलेंस कितना बचा है? बैलेंस हमारा 10,000 का था ना। हाँ 2 बार की जीएसटी का। हाँ ठीक है? हाँ, हाँ तो तो 6,000 तो आप पहले वाले सेल में रिफंड ले चुके, जी तो कितना बचा? 4। तो अब आपको रिफंड दोबारा लेना है, और बैंक में पैसे नहीं है, आप बैंक में जाते हैं और आपके उसमें चेक भर के ले आते हैं, 6,000 का पैसे हैं 4,000, तो बैंक आपको 4,000 दे देगा? नहीं 6,000 का चेक दोगे तो वही कहेगा ना 2,000 जमा कराओ तब 6,000 निकलेंगे, या 4,000 दे देगा, कह देगा नहीं कोई बात नहीं 4,000 ले जाओ। वैसे ही होता है जीएसटी में भी, आपको पहले अपने बैलेंस को जितना आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उतना करना पड़ता है, फिर आपको रिफंड मिलता है। बैंक की तरह ही काम करता है। तो आप बताओ, आप कितना जमा करना पड़ेगा आपको? 1,000 जमा करना पड़ेगा, फिर हमको उसका गई भैंस पानी में। चलो नौशीन आप बताओ। 6,000 का। अरे ये तो आपसे भी आगे यार। सच है, दोनों नहीं कोई बात नहीं। अरे इसमें कोई एम्ब्रेसिंग बात नहीं है। और सुनो मेरी बात, एक बात समझना, ये मत सोचना कि ये लोग और हंस रहे हैं, इनसे मैं भी पूछूंगा नहीं, और दूसरी चीजें नहीं पता, सब अपने जैसे हैं। हाँ सब अपने जैसे हैं, किसी से ये एम्ब्रेसिंग होने की जरूरत नहीं है कि किसी को बहुत आता है। मैं एक सवाल पूछूंगा तो सब चित हो जाएंगे, टेंशन मत लो इस बात की। ये सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि किसी को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, सब अपने जैसे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, इस बात को नहीं सोचना है बिल्कुल भी। तो देखो समझो बात को, अब हमारे जीएसटी जो अकाउंट है उसके अंदर हमने दोबारा समझो, हमने 2 परचेजिंग की है, 1 लाख रुपए की 5% के हिसाब से, है ना। उसके अंदर हमारा 5% के हिसाब से 5,000 प्लस 5,000 10,000 रुपए हमारे सप्लायर से हमें वापस आया है हमारे जीएसटी अकाउंट में। हमने सेल की है 1 लाख रुपए 1,20,000 की, उस पर 6,000 की जीएसटी बनी, तो चूंकि 10,000 था, हमें जो है 6,000 वहां से वापस मिल गया, 4,000 बचा। अब जब दोबारा सेल करेंगे तो फिर 6,000 की जीएसटी रिफंड चाहिए हमें, बैलेंस है 4,000, तो हम 2,000 रुपए चालान से जमा करेंगे ऑनलाइन या जैसे भी करके, फिर हमें 6,000, तो अब हमें 2,000 जमा करने पड़ेंगे। क्लियर है सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो ये अच्छी बात है, आज आपने पूछा सवाल, मुझे लग रहा है ऐसे ही चल रहा है सब, ऊपर से जा रहा है सब जी। ठीक है, तो हम जीएसटी में अटक गए, कहां से चले थे, कहां पहुंच जाते? क्यों निर्माण कोई आप कह रहे थे स्ट्रक्चर होना चाहिए सर, स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? नहीं सर, स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। नहीं सबका अलग अलग प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिजनेस बड़ा ही इतना है। ये प्रॉब्लम देखो सुनो, देर से आए या सवेर आए, प्रॉब्लम तो आएंगी।
टॉपिक ही इतना बड़ा है कि अगर हम एक एक टॉपिक पर बात करने लगे ना, अभी तो ये कुछ भी बात नहीं हो, तो एक छोटी सी बात उन्होंने पूछ ली और मैंने बताई बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, इसके अंदर 50 पेज है अभी। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम एक्सपोर्ट सिखा देंगे यूट्यूब पे बैठ करके, भाई साहब वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इसके अलावा उन्हें खुद नहीं पता, नहीं तो वो ऐसी बात नहीं करते। तो टाइम टेकन है। अभी आज हम लोग बैठ करके बात कर रहे थे स्ट्रक्चर बता रहा था, मैम वो देना जहां पे मैंने नोट किया था, मैं खुद इतने जमाने के एक्सपीरियंस के बाद ये सोचता हूं आप लोगों को क्या बताऊं, कहां से बताऊं, पहले क्या बताऊं, बहुत मुश्किल है भाई, कोई आसान नहीं है। अब देखो आप लोग लिखने से बचते हो, ये होमवर्क कर रहा हूं मैं बैठ के, दूसरी क्लास के बच्चे की तरह से, तो लिखा करो, लिखने की आदत डालो। कोशिश तो हमारी भी ये है स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें, लेकिन बिजनेस जो है वो मैं अगर स्ट्रक्चर होना तो मैं तो लिटरली बता रहा हूं, ऊपर वाले का शुक्र है हमारे पास इतनी सोर्सेज हैं, वो कॉलेज के लिए हम लोग किताबें वगैरह खूब छपवाते हैं, मैं तो लिख करके किताबें छपवा दूंगा, पता चलेगा किताब है, अब वो खुद तो बोल के आपको आंसर देगी नहीं, वहां जहां आदमी अटक गया वहां अटक गया। अभी उनको प्रॉब्लम आई, कहां से चले थे, रेमिटेंस से चले थे जी, ठीक है। तो हम लोग कहां पे थे बताइए, कोई याद दिलाइए, कहां पे थे हम लोग? थे एक्सचेंज रेट पे, है ना। तो एक्सचेंज रेट की हमें जरूरत पड़ती है यहां पर पहले आईजीएसटी बनाने के लिए, ठीक है। अब जब हमें आईजीएसटी बनाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है और हमने वो बना लिया, ओके। अब हम आगे चलते हैं जब, तो आगे जाकर के वो कहां जाते हैं, ये इनवॉइस और आईजीएसटी इनवॉइस और वो सारी चीजें कहां जाते हैं? समझ में नहीं आया सर क्वेश्चन। हमने शिपमेंट तैयार हुई, शिपमेंट के डॉक्यूमेंट बनाए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट बनाने के डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट ये है ना कि आपने आईजीएसटी इनवॉइस बनाया, कमर्शियल इनवॉइस बनाया, पैकिंग लिस्ट बनाया, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रिक्वायर्ड है तो सीओ बनाया, ठीक है। ये सारी चीजें आपने बनाई, व्हाटएवर जो भी है। और अब आप शिपमेंट करेंगे तो कहां जाएंगे पेपर? कंज्यूमर पेपर बायर के पास है, सीएचए के पास जाएंगे सर, एग्जैक्टली सीएचए के पास जाएंगे, ठीक है। और सीएचए उसमें जो है वो बनाएगा, क्या बनाएगा शिपिंग बिल फाइल करेगा। मैडम? शिपिंग बिल नहीं फाइल करेगा, उससे पहले एक बात और बताई थी, क्या बनाएगा वो बताओ नौशीन जी, आप बताओ। नौशीन सोच लिया, बस मुझसे ना पूछे सर कुछ भी, ऐसे ही चलता है। सर लिस्ट बनाएगा सर, सॉरी, चेकलिस्ट। हाँ चेकलिस्ट बनाएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। क्या बनाएगा? चेकलिस्ट बनाएगा। चेकलिस्ट में क्या बनाएगा वो? चेकलिस्ट में बनाएगा जो आपने एचएस कोड दिए हैं वो एचएस कोड सही है क्या आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कल समझाई थी मैं हमने डिटेल में, ठीक है। उसके हिसाब से वो सही है क्या? उन सही पर वो अगर सही है एचएस कोड तो ठीक है, नहीं है तो वो बोलेगा मैडम ये वाली तो आपने गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखते हैं लोग मालूम है? इंसेंटिव ज्यादा लेने के लिए। समझ आइए बात। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है पॉलिएस्टर पे ज्यादा इंसेंटिव है और आपका प्रोडक्ट है मान लीजिए कोई और प्रोडक्ट आप क्या करते हो, यार है तो स्कार्फ ही, चलो एक काम करता हूं उसका एचएस कोड डाल देता हूं। तो जब कस्टम में जाएगा कस्टम इंस्पेक्टर निकालेगा, अच्छा किसी चीज में 5% है, किसी चीज में 2% है ड्रॉबैक या आरओसीटीएल वगैरह, आपने बड़ा वाला देखा, होशियार बने आप, और आपने है तो स्कार्फ ही या है तो यही, और आपने उसमें लिख दिया वो, और सीएचए जो है उसको चेक करेगा। ऐसा ना हो कस्टम इंस्पेक्टर शिपमेंट को पकड़ के बैठ जाए कि तुमने रॉन्ग डिक्लेरेशन किया है। समझ आ रही है बात? क्या हो रहा है, क्या होता है? हेलो सर, हेलो यस सर, जो पैकिंग लिस्ट हम बना के देंगे उसमें कुछ अगर गलती होता है तो उसको सीएचए करेक्शन कर सकता है। सीएचए करेक्शन नहीं करेगा, वो आपको चेकलिस्ट देगा या पॉइंट करेगा, आप ही करेंगे। डॉक्यूमेंट में सीएचए कुछ नहीं कर सकता। वो कैसे समझ में आ रहा है कि गलती है सर? सीएचए बताएगा, वो सीएचए बताएगा। हाँ। और अगर नहीं बताया तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कस्टम में आप फंसेंगे, कोई कंपनी आपकी है, आप उसको ऑथराइज्ड बनाते हैं, आप उसको लेटर लिख के देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे कस्टम क्लियरेंस करेंगे। वो अपना आप नहीं कर रहा होता, वो आपकी कंपनी के बिहाफ पे कर रहा होता है, ये ध्यान रखना। जैसे हमको जानकारी नहीं है सर और सीएचए भी करेक्शन नहीं करता है तो फिर कैसे कस्टम में फंसेंगे आप, आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी और जेल भी हो सकती है। उसका सोल्यूशन सर? उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन है पेनल्टी भरेंगे और जेल जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ इसलिए ये इसीलिए तो सीखना है। सीखना क्यों है? इसीलिए सीखना है कि जेल जाने से बचे। वो सब परफेक्ट सीएचए होना चाहिए जो कुछ जानकारी दे और बता। सर परफेक्ट खुद को होना पड़ेगा, कोई किसी को आप किसी के भरोसे मत रहना। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ ये समझना, हर आदमी जो काम कर जी हम करेक्शन करके दे दिया है लेकिन हमको कैसे समझ में आएगा कि सर हम सही लिख करके दिया है? तो यही तो सीखना है। और सीखना क्या है? जो मैं बार बार गला मारता हूं भाई, प्रोडक्ट को समझना है, प्रोडक्ट को समझना है, डिस्क्रिप्शन समझना है, डिटेल समझनी है। ये कोई ऐसे थोड़ी लीगल है सारा मैटर। ऐसा नहीं है ना कि दुकान पे आप बैठे हैं और आपने कहा अरे मैडम सिल्क का है। क्या होता है आप सभी लोग रिलेट करेंगे इस बात से। आप मार्केट में जाते हैं, आप यहाँ घूमने जाते हैं कहीं, है ना, और कश्मीर वाले भाई मेरे ज्यादा वो करेंगे, वो कहेंगे वो जो है रेयन का स्कार्फ है उसको बोलते हैं पश्मीना है साहब, पश्मीना ले जाओ 10,000 रुपए का बेच देंगे। जी फादरी साहब, होता है ना ये। डोमेस्टिक में तो बहुत कुछ होता है सर। हाँ तो वो आप उसमें नहीं बोल सकते, उसमें नहीं बोल सकते। ठीक है इसका, हाँ बताइए। जैसे सेम रेट में हम डिफरेंस कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या अलग अलग रेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं? रेट मतलब जैसे एक सेम रेट है हर कंट्री में उस रेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या रेट बदल भी सकते हैं? नहीं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है आपने ये, मतलब कि आपको क्यों लग रहा है नहीं बदल सकते?
नहीं बदल सकते। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे भाई आपको क्यों लग रहा है कि हम नहीं बदल सकते? नहीं, जैसे प्राइस का जैसे कंपटीशन होता है तो किसी कंट्री में हम लो प्राइस भी करके दे सकते हैं। नहीं नहीं, आपको क्यों लग रहा है नहीं दे सकते? हेलो, हाँ सर बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ आपको क्यों लग रहा है कि हम नहीं दे सकते ऐसे? वही सर जानकारी थोड़ा सा ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन ये टेक्निकल क्वेश्चन है भाई। एक मैं बताता हूँ, इसमें इससे एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है, सब लोग ध्यान से सुनना। हाँ एक कस्टम का भी अपना एक मैक्सिमम प्राइस होता है और मिनिमम प्राइस होता है किसी प्रोडक्ट का। ये बात समझ लो, नोट कर लो इस बात को। मुझे लगा था आपने वहां से पूछा है सवाल, इसलिए मैंने इतना टोका आपको। ठीक है, किसी चीज की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है कस्टम के यहाँ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आपको जो है इस बात से रोकती है कि आप ओवर प्राइसिंग ना कर रहे हो। ठीक है, आप ओवर प्राइसिंग ना कर रहे हो इंसेंटिव लेने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, या फिर आप फंडिंग ना कर रहे हो किसी को, बाहर बैठी हुई किसी कंपनी को, आपका कोई रिलेटिव बैठा है, कोई बैठा है इंडिया का माल, आप वहां भेज दोगे, वहां पैसे इकट्ठा कर लोगे, तो आप इतना इतना समझ आ रही है ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए आपने 100 रुपए की चीज थी, आप म्यूट कर लीजिए मिस्टर भाई, आपकी 100 रुपए की चीज थी, नहीं नहीं म्यूट कर लीजिए बस, आप कैमरा बंद करने की जरूरत नहीं है। आपने 100 रुपए की चीज थी और आपने उसको 10 रुपए में इनवाइस कर दिया, और अरे आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपका माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, 10 रुपए में इनवाइस कर दिया और कस्टमर अगर इस पे ध्यान नहीं दे तो आपने क्या किया, यहां से आपको दुबई में बसना था, जाके आपने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची और 50 करोड़ रुपए का यहां से माल खरीदा और वो आपने 10 रुपए के हिसाब से यहां से एक्सपोर्ट कर दिया। ओके, और वहां से आपको कितने रुपए लाने की जरूरत पड़ेगी? 10 रुपए के हिसाब से, यानी सिर्फ 10%। समझ आई बात? बाकी पैसा आप वहीं पे बेच के, क्योंकि उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू तो होगी ना, वहीं पे बेच करके आप उस माल को और वहीं पैसे इकट्ठा कर लेंगे। तो गवर्नमेंट दोनों चीजों पे नजर रखती है कि हमारे देश का पैसा बाहर तो नहीं जा रहा किसी जरिए से फंडिंग के, तो इसलिए मिनिमम प्राइस भी होता है। और आप इंसेंटिव या गवर्नमेंट बेनिफिट्स ज्यादा लेने के लिए आप ओवर प्राइसिंग तो नहीं कर रहे। ठीक है, बाहर से कोई फंड तो नहीं ला रहे उसके जरिए से कि इतने का तो है ही नहीं है चीज, आपको कौन वो कर रहा है? तो क्वेश्चन कर सकता है। कई दफा इस तरह के जो है वो होते हैं। कम होने से तो क्वेश्चन नहीं होगा सर। बिल्कुल होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अगर कस्टम को लगेगा कि आप जरा सा उसमें संदिग्ध उसमें आएंगे तो बिल्कुल होगा क्वेश्चन। समझ में आ रही है निर्मल जी? तो ये जो चीज है ना बहुत मैटर करती है प्राइसिंग। तो इसमें करोड़ों रुपए अरबों रुपए का घोटाला करते हैं लोग, जो 2 नंबर का काम करने वाले, यहां से कचरा इकट्ठा करा और उसको एक्सपोर्ट में ही 10-12% का, मानो पहले तो बहुत ज्यादा था ना ड्रॉबैक वगैरह, और वहां ले जाकर के जैसे दुबई जैसी जगह में और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे सस्ता मिल जाता है, कंटेनर बहुत सस्ता पूरा भरा, यहां से उसमें 2-5 लाख रुपए उसमें लिए और ड्रॉबैक वगैरह और इंसेंटिव में, और उसको डंप कर दिया। समझ आ रही है बात जी? ये मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस कस्टम का जो रहता है वो हम देख सकते हैं इसका? हाँ, वो सीएचए आपको पर्पस कोड के हिसाब से बता देता है। ठीक है, और इसकी सोर्सिंग हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए, अच्छा इसमें क्या होता है, जो इसीलिए गवर्नमेंट ने दूसरा भी कैप इसके अंदर लगाया है कि जो प्रोडक्ट है ना आपका, उस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने ये लगाया हुआ है कि मैक्सिमम मतलब इतना या इतना है ना, लेस देन, मतलब आप जैसे मान लो अगर उसको में जो है आपकी ड्रॉबैक वैल्यू 50 रुपए से ऊपर जाती है तो वो उसको कंसीडर ही नहीं करते, चाहे प्राइस कितना भी हो आपका। वो कहते हैं कि इतने परसेंट या मतलब लेस देन 50 रुपीज या 100 रुपीज या 200 रुपीज, वट एवर। गॉट इट? कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप बेचने की कोशिश करेंगे उसमें, लेकिन गवर्नमेंट उसको कंसीडर करती है तोल में, वजन से। समझ में आ रही है नौशीन जी? नींद आ रही है नौशीन मैम को जी? तो ये सारे के सारे ना, ये डिटेल सब्जेक्ट हम बात करेंगे जब इस पे आएंगे। तो आप सोचो कि हम अभी क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं पिछले 2 महीने 3 महीने से, अभी कुछ भी डिटेल में नहीं हो रहा है। तो डिटेल में तब तक नहीं होगा जब तक आप जो लोग जो है इस लायक नहीं हो जाते हैं कि आपको सवाल भी करने आ जाए। अभी आप जब मैं कहता हूं ना आप लोग सवाल नहीं करते, तब समझ में आ रहा है क्यों कहता हूं जी? तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? इश्तियाक भाई ने अच्छा सवाल किया, वेरी गुड, आप ध्यान कर रहे हो चीजों पे जी। हम लोग बात कर रहे थे, हमने डॉक्यूमेंट बनाए और हम चेकलिस्ट तक पहुंचे थे, है ना? तो हमारा जो वो है सीएचए है, वो चेकलिस्ट हमें देगा हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से बना करके, जो हमने डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको। ओके, उसके अंदर फिर वो हेड खोलेगा, हेड बोलते हैं, यानी ड्रॉबैक के हेड होते हैं। जैसे एचएस कोड होते हैं ना, ऐसे ही ड्रॉबैक हेड भी होते हैं, है ना? ऐसे इंसेंटिव्स के हेड होते हैं, उन किस हेड के अंदर वो रखेगा उसको, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ये सब्जेक्ट टू नॉलेज है। अगर उसने गलत रख दिया तो भी कस्टम में हम फंस सकते हैं, तो इसलिए उसको चेक करना, गलत तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं हुई, है ना? और करेंसी एक्सचेंज रेट, अब इसमें क्या होता है देखो मैं बताऊं एक चीज और समझो। मान लीजिए आपने इनवॉइस बना दी, ओके, और आइस गेट से आपने जो है रेट ले लिया, रेट देख के आपने इनवॉइस बना दी और शिपमेंट हो गई लेट, उसमें इस दिन से इस दिन तक का रेट था, वो एक वो लगा देते और वो डेट निकल गई और इनवॉइस आपने वही वाला भेज दिया, तो भी वहां कस्टम में जाके अटक जाएगा मामला। क्यों? क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने जो एक एवरेज रेट पकड़ा है जिसपे वो काम कर रहे थे 2-4 दिन से, वो निकल चुका है। मुझे उसकी नॉलेज नहीं है कितने दिन तक रहता है, लेकिन मैं मैम से पूछ लेता हूं, मैम वो आइस गेट का रेट कितने दिन तक वैलिड होता है? हाँ 15 डेज जितना लगभग, तो कंफर्म नहीं है क्योंकि सीएमएम नहीं है यहाँ पे, लेकिन 15 डेज के लगभग होता है।
कौन बोल रहे हैं जी? जब इनवॉइस बना के करते हैं, जैसे फोन का होता है कि शिपमेंट लेट जाता है लेकिन हमें इनवॉइस बना दिया, और इनवॉइस बनाने के टाइम पे और चेकलिस्ट फाइल करने के टाइम पे अगर डिफरेंस है तो हमें इनवॉइस में अपडेट करना होता है। हाँ। हमारा इनवॉइस नंबर जिसमें हमारा रहता है आगे का भी, तो भी चेंज करना होता है। कैसे कैसे? मतलब ऐसे जनरली लोगों का तो रहता है, लेकिन हमारा ये होता है ना, हमने इनवॉइस नंबर वगैरह बना दिया, ठीक है, और उसके बाद हमारे और शिपमेंट जा चुके हैं, ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है, हाँ, लेकिन मान के चलो कि चेकलिस्ट फाइल हाँ, और शिपमेंट पुराने रेट पे जा चुके हैं। हाँ, लेकिन ये वाला आपका अपडेट ही होगा। दैट्स गुड पॉइंट। बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। अब देखो एक, हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे अनिर्बाण? जी सर, एक सिनेरियो आया, मान लीजिए अभी आपको मैंने बताया 15 दिन तक वैलिड रहता है। हाँ, मतलब वो कंफर्म नहीं है उन्हें, मतलब कितना होता है वो, जो भी है, हाँ। ऐसा पीरियड रहता है। अभी मान लीजिए मेरा शिपमेंट पहुंच चुका है कस्टम में, मैंने इनवॉइस जनरेट कर दिया है एंड सीएचओ को हैंडओवर कर दिया आज। अब मान लीजिए वो वैलिडिटी कल या परसों खत्म हो जाता है, और लेकिन कस्टम क्लियरेंस हुआ नहीं, इन दैट केस व्हाट? शिपिंग बिल फाइल होने, शिपिंग बिल मैन है। ओके, तो शिपिंग बिल से पहले मुझे अगर कोई एडजस्टमेंट करना है तो फिर से वापस भेजना पड़ेगा? मतलब शिपिंग बिल से पहले करना पड़ेगा। अब इसमें एक केस और बनता है जो हमारे यहाँ बनता है, पता नहीं किसी के यहाँ बनता है नहीं बनता, हमारे यहाँ बनता है, वही मैम बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे मल्टीपल शिपमेंट होते हैं। अब क्या हो रहा है, कस्टमर से बात हो रही है, शिपमेंट रेडी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, बहुत सारे काम होते हैं, एक दिन में नहीं होता, तो हमारा इनवॉइस बन चुका है। इनवॉइस बनने के बाद इनवॉइस नंबर उसका जनरेट हो गया, और कल वो शिपमेंट नहीं हुई लेकिन कल दूसरी शिपमेंट हो गई, तो उसका नंबर तो उसके आगे का यूज हो गया। अब ये इनवॉइस लॉक हो चुका है, इसी के लिए लॉक हो चुका है। ऐसा मतलब है कि अगर आगे की शिपमेंट नहीं हुई होती है ना, तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आगे की शिपमेंट हो चुकी है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और अब चेंज हो जाता है रेट, तो इनवॉइस नंबर चेंज नहीं होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगली जो शिपमेंट हुई है वो तो आज हुई है, कल हुई है, परसों हुई है ना, तो उनमें तो पुराना वाला रेट चला गया, लेकिन ये शिपमेंट के बाद में हो रही है, लेकिन नंबर पुराना है, तो पुराना नंबर कोई रेफरेंस रखना, पुराना नंबर ही रखना पड़ेगा इनवॉइस का, और रेट अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये केस स्टडी ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फिर आदमी को लगता है कि यार अब क्या करें, क्योंकि जो इसके बाद जो लेटेस्ट इनवॉइस बने उनमें तो रेट पुराना है। ओके, तो ये समझना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो फिर ड्रॉबैक है, ये सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट वगैरह की चीजें है ना, ये सब हम आपको सैंपल वगैरह सब दिखाएंगे, कहां पे क्या क्या होता है, हर चीज पे हम डिटेल में बात करेंगे। समझ आ रही है आप लोगों को बात? मतलब ऐसा नहीं होगा कि मान हम चेकलिस्ट की बात करें तो चेकलिस्ट क्या होती है, कितनी दफा उसमें रिवीजन होता है, वो सारे के सारे आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाए जाएंगे। कोशिश करेंगे हम कि 10 दफा रिवीजन हुआ है, क्या क्या गलतियां होती है वो सब आपके सामने आए। ओके यार, 7:30 तो बज गए, बताओ क्या बात हो पाएगी और चीजों के बारे में? हाँ, एक्चुअली बहुत बड़े बड़े टॉपिक है भाई, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। मैं सिर्फ टॉपिक लिखने बैठा था आज, तो पता है सबसे पहले मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। सब लोग आ जाओ यार यहाँ पे ना, फिर हम 5 मिनट 10 मिनट में एंड करेंगे, प्लीज फ्री हो जाओ, मैं भी जाता हूँ। आप लोग सब लोग कैमरे पर आइए प्लीज। जी इश्तियाक भाई कहाँ चले गए आप? राणा जी, इश्तियाक भाई, और भी जो लोग हैं कहाँ हैं? सब लोग गायब हैं। मोटा मोटा मैंने जो हेड्स ही निकाले ना, सिर्फ हेड, काफी चीजें अवॉइड करने की कोशिश करी है। उसमें जो हमारे हेड बनते हैं ना, उसमें जैसे सोर्सिंग एंड प्रोडक्ट एंड मार्केट एक हेड बनता है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत टाइम लेने वाला है। सेल एंड मार्केटिंग, उसके बाद कम्युनिकेशन, अपने आप में सेल्स एंड मार्केटिंग, उसके बाद कम्युनिकेशन, उसके बाद जो है फॉर्मेट्स, प्रेजेंटेशन एंड कोटेशन, नेगोशिएशन। ये अपने आप में जो है फॉर्मेट्स ही बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे कैसे क्या चीजें वो होंगी। अर्पित जी, हम लोग जो है गूगल मीट कर रहे हैं, एक्चुअली मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप लोग जो है उधर को इधर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेगोशिएशन के बाद ऑर्डर फाइनल होता है, पीओ पीआई पेमेंट। ये अपने आप में, जैसे अभी आज हमने पेमेंट पे बात की, अभी हमने पीओ पे बात नहीं की, पीआई पे बात नहीं की, सिर्फ एक पेमेंट पे ही थोड़ी सी बात की थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है कंपनी सेटअप, या इसके इन सारी चीजों के बाद कंपनी सेटअप आएगा, समझ आ रही है। और ये प्रैक्टिकल वे में है, मतलब जब आप सोर्सिंग में बिल्कुल अच्छे हो चुके होंगे, प्रोडक्ट मार्केट वगैरह आपका सेलेक्ट हो चुका होगा, कहां आपको मेहनत करनी है, फिर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में मेहनत कर रहे होंगे, ऑलरेडी सेटअप होगा रेडी, सब कुछ होगा, चीजें हो रही होंगी, कम्युनिकेशन चल रहा होगा बायर से। अभी कंपनी नहीं चाहिए, अभी नहीं करेंगे हम कंपनी को। उसके बाद हम फॉर्मेट्स और प्रेजेंटेशन और सारी चीजों को कम्युनिकेशन के साथ साथ कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है नेगोशिएशन और ये सारी चीजें जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं, इन पर हम काम करेंगे। उसके बाद जब ऑर्डर फाइनल, पीओ पीआई पर बात आएगी, पेमेंट पर बात आएगी, तब हम कंपनी सेटअप करेंगे, ठीक है। और कंपनी सेटअप के बाद हम अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है, कहां खोलना है, क्या है, किन बैंक में अच्छा रहता है, किन में खराब रहता है, ठीक है। आरसीएमसी, आईसी, जीएसटी, यहां पर हम इन पर डिस्कशन करेंगे और ओपन भी करेंगे। और ये जो डिस्कशन का मसला है ना, ये जितनी भी चीजें अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, मैंने शुरुआत की थी काम कराने से इन लोगों को। मैंने जब शुरुआत की थी ना, तो मैंने काम में लगा दिया था इनको, ऐसा शुरू करो, ऐसा शुरू करो। लेकिन जब मैंने बाद में इनकी हालत देखी ना कि ठीक है ये तो सही है, लेकिन पता ही कुछ नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे तो भी सेटअप का कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग ने ये सारी की सारी चीजें सीखेंगे भी और करेंगे भी। मतलब हम सोर्सिंग, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग से सेल और मार्केटिंग पे तब आएंगे जब हमारा वो सब रेडी होगा, हम कर चुके होंगे प्रैक्टिकली। आप लोग समझ रहे मेरी बात? तो उसके बाद हम आएंगे बैंक, एडी कोड, कस्टम रजिस्टर, पेमेंट इनवर्ड, मार्जिन और ये परचेज वगैरह पर। सोर्सिंग अलग चीज, ये सॉरी, प्रोडक्ट और मार्केटिंग और सोर्सिंग अलग टॉपिक है, और परचेजिंग अलग टॉपिक है।
ऑर्डर होने के बाद की परचेसिंग जो है ना वो अलग टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारी बातें कंसीडर करने के लिए कि हम फेलियर से कैसे बचें। ऐसा ना हो कि पता चला कि हमारा जो बंदा था उसने हमें डुबा दिया जिससे हम माल लेना चाह रहे थे, वटेवर जो भी है। तो ये अपने आप में बहुत अलग टॉपिक है। सोर्सिंग और परचेसिंग को मिक्स नहीं करना है कभी भी, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सप्लायर नेगोशिएशन, सोर्सिंग, क्वालिटी, सैंपल एक्स्ट्रा पे, क्योंकि सोर्सिंग यहां पे फिर आएगा। सप्लायर नेगोशिएशन, उसके बाद सोर्सिंग, क्वालिटी और सैंपलिंग, इस पर हम बात करेंगे। एक सैंपलिंग सोर्सिंग में होगी, ठीक है, उसमें तुम खुद बायर होंगे। ये वाली जो सैंपलिंग होगी ना ये बायर के हिसाब से होगी, बायर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ओके। उसके बाद हम पैकेजिंग पर आएंगे, उसके बाद हम क्वालिटी चेक और शिपमेंट प्रेप पर आएंगे, उसके बाद हम पेपर वर्क पर आएंगे, उसके बाद हम सीएचए पर आएंगे, ठीक है। और सीएचए एंड कस्टम्स का टॉपिक, फिर फॉरवर्डर, फिर सीओ, शिपिंग लाइन, सीओ कैसे बनेंगे, शिपिंग लाइन से हमारे क्या क्या डील होती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है ना, एरर कैसे आते हैं, वो लोग सुनते क्यों नहीं है, इतनी बड़ी कंपनीज है उनके साथ क्या क्या कैसे कैसे डीलिंग, हमें एज एन एक्सपोर्टर क्या डील करना होता है, हम इस पर आएंगे, ओके। फिर हम पेमेंट इनवार्ड पर आएंगे, फिर आइस गेट डीजीएफटी पर आएंगे, इनका क्या क्या यूज है, क्या क्या चीजों को आपको जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद हम इंसेंटिव एंड आईजीएसटी पर आएंगे, बैंक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन पर आएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़े डिक्लेरेशंस होते हैं, बहुत दिमागदारी होती है। सबमिशन और बैंक डॉक्यूमेंट का सबमिशन, इस पर आएंगे, ईबीआरसी पर आएंगे, और यहां पे आकर के हमारा जो है वो खत्म होगा। और इसके अंदर मैंने एक पॉइंट और लिखा है, वीडियो और लाइव के जरिए से जो भी एग्जांपल्स या डॉक्यूमेंट में शेयर करूंगा, क्योंकि वो बहुत हमारी प्रॉपर्टी है, बहुत ही, वो मैं उन्हीं लोगों के साथ शेयर करूंगा जो लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें समझ लो आप। एक चीज यह है कि जो मैं आपको बता रहा हूं ये इंट्रोडक्टरी तौर पे है, जितनी भी डिटेल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इससे आप लोगों को फायदा होने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन जो लोग इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स में फटाफट उनकी जो है लैंग्वेज होगी और एकदम जो पॉइंट आएंगे उसके सवाल के जवाब देने लगेंगे, जो कि बाहर के सामने जाकर के वही होने वाला है, ठीक है। उससे तो आप बच ही नहीं सकते। तब तक मैं आप लोगों को किसी को भी इसलिए इसके लिए एलिजिबल नहीं मानूंगा कि आप एक्सपोर्ट के लिए रियल एग्जांपल्स और रियल क्लासेस के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी के 10,000 रुपए भी खराब हो। आप अपने आप को समझने लगे हैं कि मैं तो एक्सपोर्ट बनने के काबिल हो गया और मेरी नजर में नहीं बनेंगे, मैं आपको गो अहेड नहीं दूंगा। आप भाई साहब कहीं और से सीख सकते हैं और आप उन लोगों से जो करना चाहे आप करें। मैं उन्हीं कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा जो लोग एलिजिबल होंगे मेरी नजर में। क्लियर? मेरी बात समझ, अभी अनिर्वाण आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं बताइए। आप पहले सबको बल दे रहे हैं प्रिपरेशन के लिए अच्छे से, अगर सबको मेंटली और आपको लगे कि हाँ सबको एलिजिबल है, जो लोग एलिजिबल होंगे या जो लोग नॉलेज सही से गैदर करेंगे जैसे आप बोल रहे हो, तभी जाके आप एडवांस लेवल पे, मतलब हाँ, एडवांस लेवल क्या है? एडवांस लेवल क्या है? एडवांस लेवल यह है कि मैं रियल मीट दूं, मैं ऑनलाइन उनको समझाऊं 1-to-1, मैं उनको बोलूं कि देखो शोरूम ऐसा सेटअप करो, है ना। देखो सोर्सिंग हमने शुरू की, मान लीजिए अब हम जब सोर्सिंग करेंगे तो सोर्सिंग में सैंपल में पैसा लगेगा, तो मैं आपके पैसे क्यों खर्च कराऊंगा अगर मुझे लग रहा है कि अभी आप तैयारी नहीं हो तो। फिर उसमें क्या होगा, मान लीजिए अनिर्वाण है, अनिर्वाण करना चाहते हैं, आपके अलावा भी तो बहुत सारे लोग होंगे ना। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, बेंगलोर से एक सीईओ थे, तीन लोग थे जो इंडिया लेवल के हेड थे, वो मुझे बोलते हैं सर आप हमें 1-to-1 दे दो, हम 10 लाख रुपए भी पे करने को तैयार है आपके 1 घंटे के लिए। मैंने उन्हें बोला भाई मेरा पर्पस ये एक्चुअली है नहीं, जिस दिन होगा मैं उसको खुल के करूंगा। मेरा अभी वो पर्पस नहीं है कि मैं उन्होंने वर्ड यूज किया, मैं इसीलिए बोलता हूं संभाल के बोला करो। उन्होंने पता वर्ड क्या यूज किया, आप हमें असिस्ट कर दो। असिस्ट करने में और पढ़ाने में फर्क होता है। आई एम नॉट हियर टू असिस्ट एनीवन। मेरे यहाँ 50 असिस्टेंट है तो मैं नीचे काम करते हैं तो मैं तुम्हें असिस्ट थोड़ी करूंगा। आपको अगर नॉलेज की जरूरत है तो आप उसकी कदर कीजिए, है ना। मैं मेंटरशिप कर सकता हूं, मैं असिस्टेंस नहीं करूंगा आपको। इन दोनों में फर्क है। जिसके दिमाग में भी है वो इन चीजों को समझने की जरूरत है। तो मैंने उनको क्लियरली बोला भाई गुड लक, हमारे वीडियो है आप देखिए। और मैंने उनको, अभी मैं आपसे ये कर रहा हूं ना, मैसेज होता तो मैं आपको दिखाता, मैंने उनको 5 मिनट देने से मना कर दिया गूगल मीट पे। उन्होंने कहा सर आप हमसे बस 5-10 मिनट बात कर लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए। मैंने कहा मैं वो भी नहीं करूंगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पर्पस अभी हेल्प करना है ना। मैं भी कि मैं रॉन्ग हो सकता हूं, मैं भी कि आप मुझे गलत साबित करोगे कि नहीं यार पैसे वालों को ही बढ़ाना चाहिए मुझे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं या वो ज्यादा सीरियसली लेंगे, उनका पैसा ज्यादा लगा होता है। तो एक ये भी तो फैक्टर बनता है ना, है ना। तो ये भाई मैं ये चाहता हूं कि मैं रॉन्ग साबित हूं इस मामले में, और आप लोगों में से 1-2 लोग भी अगर ऊपर वाले ने चाहा निकल गए तो लिटरली मेरा मकसद कामयाब है। मैं फिर ऐसे ही करूंगा इसको, है ना। और अगर मुझे लगता है कि नहीं यार खराब हो रहा है, जिसका कुछ लग नहीं रहा, उसे अहमियत नहीं आ रही है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखो काम तो मैं नहीं करूंगा जो मैंने, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से यहां तक आए हैं और मैं समझता हूं कि ये पेन कितना बड़ा है, तो मैं कोशिश तो ये करूंगा कि भाई मैं सिखाना तो जारी रखूं। बस फिर ये हो जाएगा कि फिर मैं जो है हो सकता है कि जो लोग पे करेंगे उन्हीं को सिखाऊंगा। तो ये डिपेंड करता है। तो मैंने जो आपको ये मॉड्यूल बताया, जैसे अनिर्वाण आप होकर के आए हो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके हिसाब से जो विजन है या जो चीज हम शेयर कर रहे हैं, आपके हिसाब से कितना सही है, या कितना क्या लगता है आपको कि नहीं सर आपको ये नहीं करना चाहिए, या जो जी नो, ये तो बहुत ही लोगों काम कर रहा हो, मतलब एक्सीलेंट। आज के डेट पे ना सर मार्केट ट्रूथ ये रियलिटी ये है कि कुछ भी चीज फ्री में नहीं होता है ना। मैं जो कंपनी सेटअप वगैरह किया या फिर जिसको मार्केट में जाता हूँ, कहीं पे कुछ भी करूँ, सोर्सिंग एजेंट भी बैठे जो मेरे लिए सोर्सिंग कर सकते हैं, हर जगह वही पैसे लगते हैं। लेकिन आपका इंटेंशन अलग है, चाहते हो कि इनसे हमारे में से कोई 1-2 भी अगर अच्छा एक्सपोर्टर बन जाए तो यू कंसीडर इट सक्सेसफुल। दैट्स सिंपल इंटेंशन। नहीं देखिए, आप ये समझिए कि जैसे आप क्लासेस लेकर के आए हो, और मेरी इंटेंशन कहने की जरूरत नहीं है इसको,
ये प्रूवन है ये बात कि अगर मुझे इतनी चीजें आती हैं, मैं रियल एग्जांपल दे सकता हूं, तो मैं और लोगों से ज्यादा तो पैसे ले सकता हूं। बिल्कुल सीधी बात है, मुझे आपको ये तो कहने की जरूरत नहीं है मेरी ये इंटेंशन है। ये इंटेंशन तो प्रूवन है कि अगर मैं पैसे लेने पे आऊं तो मैं आप लोगों से पैसे, मतलब आप लोगों से क्या मतलब, लोगों से मैं ज्यादा पैसे ले सकता हूं और लोगों के मुकाबले जो कि कहानियां बता रहे हैं लोगों को। ये तो मुझे पता है, क्योंकि क्लासेस अगर आप लेकर के आए तो मैंने भी देखा है लोगों को कि क्या क्या बता रहे हैं, क्या आता है उनको, है ना। अगर आप 4 सवाल पूछ लो तो वो 4 में कह देंगे नहीं ये ऐसे नहीं, आप इस पर फोकस करो, ये है ऐसा करके, पता ही कुछ नहीं है। या फिर वो जानते हैं कि आपको नहीं पता है तो वो आपको कुछ भी जवाब देकर आगे निकल जाएंगे। तो मैं बार बार, मेरी जो कोशिश है वो ये है कि मैं आपको बार बार आईना जो दिखाता हूं वो इसलिए दिखाता हूं भाई कि ये नहीं है, देखो एक मेंटोर का मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे कितने लोगों से उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन जहां मेरी जिम्मेदारी है ना, आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं ये कंसीडर करके नहीं चल सकता यहाँ पे कि आप बड़े हैं या आप मुझसे छोटे हैं, क्या है, मैं ये कंसीडर करके चल सकता हूँ सिर्फ कि आप यहाँ सीखने के लिए आए। सो सॉरी फॉर दैट कि आप किसी को भी कोई पर्सनल नहीं है, किसी को हार्श लगे लैंग्वेज थोड़ा सा, लेकिन है यही कि कोशिश ये है वो जैसे भी करके आप लोगों का काम हो जाए, अगर आप मेरे पास टाइम दे रहे हैं तो, ठीक है। तो मैं उसके लिए आप लोगों से सबसे बिल्कुल एडवांस में माफी चाहता हूँ। कोई भी पर्सनली मत लेना किसी भी बात को कि हमें, ये कोई बात नहीं है सर, आप सिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं ठीक है, नहीं वो स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट ही कहलाएंगे, आप टीचर ही कहलाओगे, हमारे जो है मेंटर कहलाओगे, हमारी कोई बात नहीं है। जी नहीं, वो और लोग भी, और लोगों के लिए भी मेरा ये है, तो उसके लिए मैं एडवांस में क्लियर करके चलूं, पहले भी मैंने ये बात बोली है, तो काइंडली इसको, सर एक से मेंटरशिप ली थी लेकिन मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जी जी जी, तो करीब 35,000 रुपए उनको दिए मैंने, मगर मेरा को कोई फायदा मिला नहीं। 4 उन्होंने मीट करी, गूगल मीट, और उसके बाद में जो है फिर उन्होंने बस खाली पीडीएफ वगैरह शेयर कर दी और बताया ऐसा ऐसा कर लो, बाकी हुआ कुछ नहीं। पहले क्लेम किया था कि भाई आपका जो है 1 शिपमेंट हम करा के देंगे, ये गारंटी है हमारी विद इन 2 मंथ, लेकिन कुछ नहीं कराया। वो सब बोल दिया आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा तो हम भी कर लेंगे सर, कोई बात ही नहीं, पर हम आपके पास क्यों आए, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया उनको इसलिए। एग्जैक्टली क्या है, एक बात और समझिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम सबके सामने ना जानने की दीवार है, ये बात हमें सबको समझनी पड़ेगी। हम सबके सामने एक ना जानने की दीवार होती है, और जब तक हम जानते नहीं है तब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हम क्या नहीं जानते। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इंसान के माइंड की, समझ आ रही है? क्यों गगनदीप जी आप बड़े खामोश हैं आज, क्या बात है? सब ठीक तो है? थके हुए हैं? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं बस अभी ऑफिस में आया था। हाँ प्रेशर है जी। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि देखो बहुत बारीक सा फर्क है इस बात में कि हमें क्या जानना है। अगर ये भी इंसान को पता चल जाए ना तो उसकी आधे से ज्यादा जर्नी कामयाब है। लोग मालूम है, आप लोगों का किस बात का फायदा उठाते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें बेचारों को जानना क्या है। होप वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट जरूर बताइए कि अभी तक आपने क्या सीखा है। इस बात का फायदा उठाते हैं। और ये जो मैं सेशंस कर रहा हूं ना अभी, और हो सकता पता नहीं आप लोग कब तक मुझसे ये करवाओगे, जब तक एक बात समझ लो, सीखने को तो आपको इससे भी बहुत कुछ मिलेगा। मैं चाहूं भी तो कोई फायदा नहीं होगा बताने का, ये भी एक बात है। क्योंकि जब आप उसके लिए रेडी नहीं हो तो आगे के स्टेप्स होंगे कैसे? मसले कुछ भी हो, मान लीजिए मसले हमारे सामने कुछ भी हो, नहीं फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी नौशीन जी है और हम कहते हैं हाँ भाई चलो ये सोर्सिंग है फलानी जगह ये हो रहा है, आप जाइए, तो वो कहेंगे भाई सर मेरा तो पार्लर में कैसे छोड़ के जाऊं? समझ आ रही है? तो जब तक आप लोगों के जहन में ये अहमियत, ये इंपॉर्टेंस, ये कितनी बड़ी लाइन है, इस बात का नहीं समझ में आएगा, तब तक जो है वो मुश्किल होगा थोड़ा सा सफर को आगे बढ़ाना। और जब आपकी ये जो टर्मिनोलॉजी है और जो चीजें हैं ये जब आप लोगों को क्लियर होने लगेंगी ना, एक्चुअली क्या होता है मैं बताऊं, हमारे साथ भी यही हुआ। जब हमने काम सीखना शुरू किया तो फ्रांस का काम होता था, तो उसमें ना प्रोडक्ट के नाम आते थे, मुझे लिटरली प्रोडक्ट के नाम याद नहीं होते थे 3-3, 4-4 महीने। मेटला कुशन क्या होता है, राउंड कुशन क्या होता है, हार्ड कुशन क्या होता है, रनर क्या होता है। अब हम जिन चीजों को उंगलियों पे बोल देते हैं, मैंने अभी बोले, अब आप बताना जरा मैंने क्या क्या बोला, बताइए क्या क्या बोला। तो ऐसे ही नई फील्ड में ये होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ हो रहा है, या जब मैं बोल रहा हूं आपके साथ आप लोग जल्दी समझ लो। तो मेरी कोशिश यही है कि आप थोड़ी मेहनत करो, ज्यादा फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आप खराब हो या एवरेज से नीचे हो, या आप लोग मतलब आपकी इंटेंशन में कोई वो है नहीं, वो सबके साथ ऐसा ही होता है। भाई आपका काम यही है कि सीखने की कोशिश करो, मेरा काम है पुश करते रहना। इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों की कोई वो है, तो ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है, ऑब्वियस है। ज्यादा करोगे तो जल्दी कर लोगे, आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात समझ लो, नौशीन और आप, राणा और तेज प्रताप जी, राहुल काफी पुराने हो गए यहाँ पे। ठीक है, देखो ये बेचारे फाखरी वाले हमारे हैं, अनिर्वाण है, ये सब पैसे दे के आए यहाँ पे, ये पहले पैसे दे चुके हैं। और भी ऐसे लोग हमें मिले जो बता रहे कोई कह रहा 4 लाख दे दिए, कोई कह रहा 5 लाख दे दिए, है ना। तो ये चीज को आप समझिए कि अगर आप लोग बचे हो ना तो आप लोग इनसे तो बेटर हो। ठीक है, लेकिन बेटर कब हो? जब आप कामयाब हो जाओ। और ये पैसा का नुकसान करके भी अगर इन्हें पता चल गया ना कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो ये फिर आपसे बेटर है। क्योंकि 10, 20, 30, 35 हजार रुपए का नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है, ये लाइन बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर सामने वाले को ये पता चल जाए ना कि मैं कहां ठगा गया हूं, तो वो दोबारा बच जाएगा उससे। तो कोशिश करो, देखो आज भी हमने डिटेल में बात की, जिन टॉपिक्स पर हमने बात की है उन पे और भी बात हो सकती है। और इन टॉपिक्स पर बात करने का मकसद ये है कि आपके सामने चीजें आए, आप यूज्ड टू हो। भाई आप ऐसा समझिए कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये बातें पता भी नहीं थी।
कि ये भी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम बात करने लगेंगे तो बात करने से हमारे जहन में भी आएगी और उससे वाकिफ भी होंगे। तो फाकरी साहब जी साहब। जी भाई, जो हम लोग टॉपिक्स लेकर के चल रहे हैं अभी, ये सब आपके काम आएंगे। जी बिल्कुल सही है ना, बेसिक जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आगे जो है पढ़ने में आपकी सहूलियत होगी। जी, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करने पे आएंगे ना, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, और मैं तो इतने सारे एग्जांपल देता हूँ अपने चारों तरफ, सेटअप कर लिया। मैंने बताया था ना कि वो हमारी ऑलरेडी सर वैसे बिजनेस में हूँ वैसे भी, जी जी, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस का भी इतना नॉलेज है नहीं, फिर भी काफी हद तक नहीं, अरे साहब देखो आप सीखा भी, लेकिन उतना अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोल सकते। नहीं, एक्सपर्ट तो हम भी नहीं बोल सकते। मेरी फॉर्म वगैरह सब रजिस्टर्ड हो चुकी है। कोई बात नहीं, वो कोई मसला नहीं है, जिन लोगों की हो चुकी है वो कोई मैटर नहीं है। अब तो जो हो चुका उसका तो क्या करेंगे, एक्सपर्ट कोई भी नहीं है साहब। हम भी जो है रोज कुछ नए मसलों से जूझते हैं। जितना लेवल बढ़ेगा उतनी उस तरह के मसले भी बढ़ेंगे। सही बात है ना, तो वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन मैटर यह है कि क्या हम उस बिजनेस के कोर कोर्स को समझने के लिए तैयार हैं? कितने हम लोग घरों से निकलने के लिए तैयार हैं? कितने हम लोग अभी तो हम लोग जो लर्निंग है, अभी तो घर पे, अभी तो कोई कहीं जाना नहीं पड़ रहा किसी को। तो अभी अगर हम उन चीजों को भी नहीं कर रहे हैं, लिखने तक को नहीं कर रहे हैं, उन पर जो है जो चीजें पहले बताई गई हैं वो याद नहीं रहती हैं, तो देखो मैं चाहे 10 दफा बताऊं, समझना, और आपको 10 दफा सुनना पड़े, याद तो करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा, और कुछ चीजें जो है जरूरी चीजें हैं उनको लिखना भी चाहिए। देखो जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना फाकरी जी, आप कैसे डिसाइड करोगे क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है? जैसे आप बताते हो, जो मैं यहाँ बात बता रहा हूँ ना, मेरी कोशिश सुनिए, जो मैं जो बता रहा हूँ ना, नोट डाउन करना जरूरी है। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, वो आप सारे लोग समझ लीजिए। मैं सिर्फ वो बात बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके चारों तरफ ना बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, वो एडवांस लेवल पे जब हम बात करेंगे तो फ्लो में बताई जाएंगी। ठीक है, ठीक है अनिर्बन जी। तो हौसला रखिए, पेशेंस रखिए, और अपने आप में जो है अपने आप से बात कीजिए थोड़ा सा, जब भी आईना दिखे, है ना राणा जी। देखो माइक ऑन करो आप जी। आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे लोग अपनी अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, है ना। डिस्पाइट ऑफ इट, अभी जब हम बात करते हैं तो हमें इस चीज के बारे में बात करनी है ना। जब हम जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी कैलकुलेशन 5,000 1 लाख रुपए की नहीं हो पा रही है। कस्टमर के सामने खड़ा होकर हमें 10 चीजों को एक साथ जोड़ देना होगा। यार शिपिंग कितनी लग जाएगी, इसका अंदाजा, इतने अच्छे अंदाज, समझ रहे हैं मेरी बात। जब हम कोटेशन देंगे कस्टमर को, और कस्टमर से हमारी बात हो रही है कितने की, 5 कंटेनर की, और 5 रुपए का अगर हमने उसमें लॉस कर लिया, और 1 लाख रुपए का एक कंटेनर, $1 लाख का एक कंटेनर था, $5 लाख मतलब कितना हुआ, 9 पंजे 45, 4.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर, और आपने उसके अंदर 5% का नुकसान कर लिया, क्या होगा? 22 लाख। हर चीज जो है ना, वो हर चीज बड़े लॉस पर लाकर खड़ा करेगी। देखो लाइन बड़ी है, पैसा अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन, तो बहुत कम लोग ये कहते हैं कि उनकी लाइन अच्छी है। मैं खुल के कह रहा हूं बहुत अच्छी लाइन है, और इतनी अच्छी लाइन है, अगर आप लोगों ने 10 साल 15 साल करके भी, मैं भी नहीं रहा कहीं और से भी कुछ भी करके, 10 साल 15 साल में भी अगर आप लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली ना, तो इसको सस्ता सौदा समझना। आपके घर में एक एक्सपोर्टर पैदा हो गया, एक एक्सपोर्टर, नस्लों की जिंदगी बदलेगी। ये बात मैं आपको तब कह सकता हूं जब मेरा पर्पस ये है कि मैं चाह रहा हूं कि किसी का भला हो जाए। अगर एज ए बिजनेसमैन मैं बात करूं ना, सुबह भी मेरे पास कॉल आया एक का मेरठ से, सर हम फलानी चीज में डील करते हैं, आपसे मुझे ये राय लेनी थी। मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं यहाँ बैठकर आपको घंटों गला फाड़ रहा हूं। और उसको एक बहुत बड़ी कंपनी है चाइना की, उसने मेरा नंबर दिया था कि उन सर से बात कर लो तुम। मैं नंबर देता हूं आपको, फोन करो उनको कि तुमने सर को फोन किया था क्या। समझो बात को, जब बिजनेस की बात आएगी ना, तो मैं आपको बारे में क्या बोलूंगा, ये मेरा सब मैं नहीं बताना चाहता आपको, मैं नहीं बताऊंगा आपको। कोई नहीं बताता अपना बिजनेस, क्यों बताएगा, क्यों बताना चाहिए। लेकिन जहां बात आती है कि हाँ भाई हमने कोई एक मकसद उठाया है, तो वो मकसद तब कामयाब होता है जब आप लोग उसके लिए उस लेवल पे सीरियस होते हो। तो आप लोग बैठो, सोचो इस बारे में, ये छोटी चीज नहीं है। पता है अभी आज हम बात कर रहे थे, और इवन लिटरली मैं अल्टरनेट पे सोच रहा हूं अनिर्बन, क्योंकि यूट्यूब के नाम पर ना लोगों के अंदर में अहमियत तो वैसे ही खत्म हो जाती है, समझ आ रही है। अभी आप बच्चे के स्कूल जाते हो ना, वहां जाकर के प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर 4 दफा लिखवाते हो, वहां बैठे रहते हो 2 घंटे, और वो फालतू में वहां बैठिए अंदर, तब भी आप नहीं मिल सकते। एक छोटे से स्कूल में मकसद बहुत बड़ी चीज है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे जो आता है, हमने इसी मिट्टी में सीखा है, इन्हीं रिसोर्सेज को जो है हम लोगों ने यूज किया है, जीरो से हम कहीं तक आए हैं। हमने जो मुश्किलें, अगर 2 4 10 15 20 लोगों की भी जिंदगी बदली, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप लोग अपने जैसे 10 20 खड़े कर दोगे। ठीक है, तो क्या है, अल्टीमेटली हम सबका एक ही एंड है, और वो एंड यह है कि आंखें बंद होनी है एक दिन। अंदर में जितना भी अंदर में है ना, जितना भी अंदर में है, उसे या तो अपने साथ दफन कर लो, या उससे कुछ जला के चले जाओ जो लोगों को काम आते रहे, और पीछे से आपको जो है उसका कोई फायदा मिलता रहे लोगों को। तो मकसद यह है। और देखो मैं ये बातें जो आपसे बता रहा हूं ना, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप पे कोई एहसान कर रहा हूं, या मैं आपको ये जताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जताने की कोशिश नहीं कर रहा, इससे जो है ना सही मैसेज लेना, और मैसेज ये लेना कि ये इंपॉर्टेंट कितना है, कितनी अहमियत होनी चाहिए इसकी। क्यों है यहाँ पर हम, क्योंकि वो बिजनेस जो हमने सीखा है, जो हमने किया है, उसके लिए ही आप लोग हमारे साथ जुड़े हो एक्चुअली, और आप लोग भी वो चीजें आगे बढ़ा सकते हो। वो सारे के सारे आप लोग भी, सब में काबिलियत है, लेकिन कब होगा वो, जब आप खुद सक्सेस होंगे। देखो एक बात समझ लो, जो लोग अपनी हेल्प नहीं कर सकते वो किसी की हेल्प करने लायक नहीं होते। प्लीज अपने आप को मजबूत बनाइए। जब आप खुद मजबूत होंगे ना, तो आप 50 लोगों की हेल्प कर पाएंगे। और वो जब तक नहीं होगा, ये बात आप समझ लेना सारे लोग,
वो उस दिन तक नहीं होगा जिस दिन तक एक स्पार्क मन के अंदर नहीं लगेगा कि मैं कितने बड़े मकसद के लिए काम कर रहा हूं। तो और ये सारी की सारी चीजें नहीं आपको करनी पड़ती हैं। कम्युनिकेशन एक्सपोर्ट का इस तरह से हम लोग रिटर्न में करते हैं, क्यों करते हैं? सोचने का टाइम मिले, कोई बात हल्की ना हो जाए, है ना, वो लाइफ स्टाइल ही वैसा बन जाता है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें हम लोग, क्या नुकसान है फोन पे बात करने के, क्यों नहीं करनी चाहिए, कैसे करके क्या है, ये सब हम लोग 1 to 1 कवर करेंगे। आज काफी बातें हो गई, लेकिन देखो सभी लोग ना, जो लोग कहीं से कुछ करके सीख के आए हो और जो लोग पुराने हो, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं वो अच्छी बात है कि यूट्यूब पे पढ़े। ठीक है, जैसे आज हम जब बात करते हैं तो हमें ये आईना मिलता है कि यार कितनी चीजें नहीं पता है, बेसिक बातें जो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी हैं। आज जितनी भी बातें हुई ना उनमें से 90% डिस्कस हो चुकी हैं। क्यों जी तेज सिंह, हुई है नहीं? खोलिए इसको, खोलिए आप माइक खोलिए अपना, हुई है ना? है ना, लेकिन ज्यादातर हमारे जहन से चली जाती है, निकल जाती है। तो अगर ये निकल जाती है तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आप फिर से देखिए उनको जाकर के। यार वो कोई ऐसा थोड़ी था कि कोई वीडियो थी, एंटरटेनमेंट की वीडियो थी, एक दफा देख ली खत्म हो गया। उस वीडियो का, उस लाइव का, उस क्लास का पर्पस ये है कि आप जो है उसको सीख लें। समझ आ रही है मेरी बात? तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप सारे के जो लाइव है, जो वीडियोस है, वो फिर से देखें प्लीज, और नोट बनाएं भाई, और उन नोट्स को बार बार पढ़ें, जिससे जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो टर्म्स जो है, टर्मिनोलॉजी जो है, वो आपके फिंगर टिप पे आ जाए। ठीक है राणा जी? और आप काबिल इंसान हो भाई, आपसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है, आप थोड़ा मेहनत करो। ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हो ना, वो किसी दिन याद करोगे कि हाँ सर ने कहा था, अगर आप लोग निकल गए तो। और मालूम है आप लोगों से इसलिए भी मैं ज्यादा वो करता हूं कि मैं ये समझता हूं कि अगर एक लेडी ने कर लिया ना तो खानदान ने कर लिया। जी सर। हाँ, ये पक्की बात है। आपके जरिए से तो नहीं, लिटरली ये बात है, एक लड़की पढ़ जाती है ना तो खानदान पढ़ जाता है। सही बात। ये इनका क्या है, ये जो लड़कों का मामला है ना, वो इतना बड़ा नहीं समझता मैं। अगर आपके जैसे लोगों ने, सच सच बता रहा हूं, ये तो क्या आजाद है अपने काम करने के लिए। नौशीन ने, आपके जैसे लोगों ने अगर कोई मिसाल कायम कर दी ना, तो आपके यहाँ हजारों लड़कियों के लिए रास्ता खुलेगा। जी सर। अभी आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो कि आपको मौका मिला है। अगर आप लोगों ने कोई मिसाल कायम कर दी तो आपके शहर में, आपके आसपास के एरिया में ना लोग लड़कियों को रास्ता देंगे कि तुम लोग कर सकते हो। तो इस बात, ये छोटी चीजें थोड़ी है। मैं ये जो बात समझा रहा हूं आपको कि भाई फोन नहीं आ रहा मेरा, आप देख रहे हो, मुझे लोग ऐसे मिलते भी नहीं है, और मैं यहां बैठा हूं, तो इसका मतलब ये कि बहुत बड़ी चीज है। और आप लोग भी समझो इस बात को, क्योंकि देखो अभी तो मैं आइडियोलॉजी में बात नहीं करता। जिस दिन आप लोग ये काम सीख के खड़े होंगे ना, और जिस दिन ऊपर वाले से आपको कामयाबी हुई, उस दिन जो है ना, मैं आप लोगों से सबसे ये वादे लूंगा कि आप लोगों को हेल्प करोगे आगे। और मुझे ये उम्मीद है पूरी कि जब आप लोगों को ऐसे मिलेगा ना कि कोई आपको हेल्प कर रहा है, तो आप लिटरली मुझसे ज्यादा लौटाओगे, सोसाइटी को, लोगों को ज्यादा लौटाओगे। चाइना जो है ना, अभी आपको मैं बता दूं, चाइना मालूम है आपको, घर खेत में किसान काम करने वाला भी एक्सपोर्ट कर लेता है, मालूम है? 25 साल 30 साल के अंदर उन्होंने एक्सपोर्ट को ऐसा बनाया है कि एक्सपोर्ट उनके लिए डोमेस्टिक में सेल करने से भी आसान है। आज पूरी दुनिया में जो राज कर रहा है ना, यूएस जैसी इकोनॉमी को धमका देता है, एक्सपोर्ट है सिर्फ उसके पीछे। और गवर्नमेंट थोड़ी काम करती है, पब्लिक ही तो काम करती है, या नहीं? गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट माल बना रही है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर रही है, पब्लिक करती है। और ऊपर वाले ने चाहा आपसे 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद हम ऊपर वाले ने चाहा यही रहे, और तुम लोग देखोगे कि कितने चिराग जले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चलो इन चीजों को, और उसी हिसाब से कोशिश करो। देखो मकसद बड़ा है, उसकी अहमियत करो। जो भी लोग जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं वो दुआ भी करें ऊपर वाले से कि साहब मैं एक रास्ते पे चला हूं, मुझे जो है इसमें, इंसान की अपनी लिमिटेशंस है, सब चीजें नहीं हो सकती। लेकिन देखो एक बात समझ लेना, सबसे बड़ी दुआ जो है ना, मैं समझता हूं वो इंसान का इरादा है। अगर वो अपने इरादे में ईमानदार है तो उसे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। उसकी जो तड़प है ना, उसके अंदर जो उसके लिए चाहत है ना, वो चाहत ही तो दुआ है। अब हम मुंह से बोलते रहे या मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, और अंदर से जो है ना मन इधर उधर लगा हुआ है ना, उससे नहीं होगा यार। ठीक है अंसारी जी, राणा जी, आप दोनों लोगों से मुझे, आप उसको भी हेल्प करो, अपनी सिस्टर को भी प्लीज, उनको हेल्प करो जिस चीज में वो कमजोर है, और आगे बढ़ो चीजें लेकर के। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी बहुत कुछ होगा। मेरे पास ऐसा भी फुटप्रिंट, मतलब एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। अनिर्बान सुनो, आप भी सारे लोग सुनो, मैं आपको थोड़ा सा होप दे देता हूं। मैं कोशिश नहीं करता हूं कि मैं जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात करूं, मेरी आदत यह है कि मैं टाइट ही चलूं, जिससे कि ज्यादा मिले तो खुशी हो। मेरे पास ऐसा ब्लूप्रिंट भी है कि मैं आप लोगों को एक्सपोर्ट करा करके, ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर कोई हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपका कैसे होगा, आपका कैसे होगा, आपका सबका एक ही ब्लूप्रिंट से होगा, और आपको मैं एक्सपोर्ट पर ले जाकर खड़ा करूंगा इंशाल्लाह। मतलब इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, समझ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो ब्लूप्रिंट तक आने के लिए आप समझिए कि चाहे मेरा खुद का भाई हो या मेरा कोई और भी हो, अगर वो बेचारा उस जंग को लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं अगर आपको स्ट्रेटेजी दे भी दूं और हथियार आपको चलाने नहीं आते, तो आप वहां जाके कत्ल ही तो कराओगे अपना। यह है मेन मसला। मैं आप लोगों में ना, किसी को भी इतनी जल्दी नहीं होगी जितनी मुझे इस बात की जल्दी है कि मैं ये सुनूं कि सर हो गया हमारा, लिटरली। तो ये आप समझिए सारे के सारे लोग, और इस बात से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, इस अंधेरे में मत रहना, वो मुझे पता है कैसे होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ग्लोबलिज्म एकेडमी चैनल, जब आप वीडियो देख रहे थे तो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमें कमेंट करके बताइए इस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।